सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस ऑफिसर्स के स्क्वाड लीडर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने सारे ऑफिसर से कहता है जल्दी जाओ और उसका पीछा करो और दूसरी बिल्डिंग को भी घेर लो, वो वहाँ पर ही जाएगा। दूसरी तरफ हमरान को देखते हैं जो की रूफटॉप पर पहुंच चुका होता है और वो चारों तरफ देखता है जहाँ पे उसके सामने एक बिल्डिंग होता है। तो ये देखते हुए वो काफी स्पीड दौड़ते हुए उस दूसरी बिल्डिंग पे चले जाता है और ये सब दूसरी तरफ से वही स्क्वाड लीडर देख रहा होता है। तो ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है क्या ये रेंजियो ये दो बिल्डिंग से जंप कर सकता है, आखिर ये कितना स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्पीड और इसकी ताकत ये तो काफी ज्यादा मजबूत है। और वो स्क्वाड लीडर अपने सारे ऑफिसर से कहता है हमें जल्दी से ही रेंजियो की एबिलिटी को रिवॉल्यूट करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमें जल्दी से ही रेंजियो की एबिलिटी को रिवॉल्यूट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम रेंजियो को देखते हैं जो की काफी स्पीड भाग रहा होता है और वो लगातार बहुत सारी बिल्डिंग पर जंप लगाता है। तभी वो एक बिल्डिंग की तरफ देखता है जो देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो देखता है कि उस बिल्डिंग पे यांग खड़ी हुई होती है जो कि अपना स्नैपर निकालते हुए किसी पर निशाना लगा रही होती है। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है क्या वो यांग जियाओजिन है और वो वहाँ पे क्या कर रही है। और रैन देखती है कि यान किसी पर निशाना लगा रही होती है। तो रैन उसी तरफ देखता है जहाँ पे वो देखता है कि क्वीन खड़ा हुआ होता है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है अच्छा तो यांग जियाओजिन क्वीन के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आदमी वो तो इससे काफी ज्यादा दूर है, आखिर ये कैसे कर पाएगी। उसको इसके लिए काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें विंग प्रेशर और हवा की दिशा और साथ ही साथ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जैसी चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है। आखिर ये सब कैसे करेगी। तभी रैन देखता है कि वहाँ पे हवा रुक चुका है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है तो अभी समय आ गया है, लगता है वो अभी शूट कर देगी, लेकिन उसने अभी तक शूट क्यों नहीं किया। तभी रैन लुओ की तरफ देखता है जिसने अपना अंगूठी से वो बैंड खोल लिया होता है। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है उसने अपनी अंगूठी से वो रस्सी कब खोली है। तभी हम देखते हैं कि लुओ बहुत ही तेजी के साथ चाकू से क्वीन पर हमला कर देती है। तो उसे रोकने के लिए वहाँ पे दूसरी लड़की आ जाती है और उसे वहीं पर रोक देती है। एंड अचानक से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन लुओ उसे डॉज कर लेती है और पीछे चले जाती है। तो ये देखते हुए वो दूसरी लड़की उसके ऊपर और एक चाकू फेंकती है। तो ये देखते हुए लुओ वहाँ पे एक फॉर्मेशन करती है जिसकी वजह से वो एक पोर्टल की वजह से दूसरी जगह चले जाती है। तो ये देखते हुए वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है क्या ये एक सुपर ह्यूमन है। दूसरी तरफ रैन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है लुओ जिंगजियो क्या ये भी सुपर ह्यूमन है, आखिर ये सब कैसे हो सकता है। तभी हम यांग को देखते हैं जो कि स्नैपर शूट कर देती है। तो ये देखते हुए क्वीन काफी ज्यादा हैरान होता है और उसकी तरफ वो बुलेट आ ही रही होती है कि तभी वो लड़की उसके आगे आ जाती है और उस बुलेट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बुलेट रोकता नहीं है और उसके हाथों में जो पंख रहता है उसको तोड़ते हुए वो गोली उसके आर पार हो जाती है। तो ये देखते हुए क्वीन से कहता है तो काफी शर्म की बात है, तुम इसको रोक भी नहीं पाए। एक ऑफिसर वहाँ पे धुआं धुआं कर देता है। क्वीन उस बुलेट को देखता है और उस बुलेट को उठाता है और अपने मन में कहता है उन ठगों ने अपनी चाल चल दी है। और वो लियू से कहता है तो तुम्हें देखते हुए लगता है कि तुम एक सुपर ह्यूमन नहीं हो, तो तुम सच में एक स्टूपिड इंसान हो जो कि तुम आखिर ही रह गए हो। ये सुनते हुए लियू काफी ज्यादा घबरा रहा होता है कि तभी उसके आँख के ऊपर वही गोली डाल देता है और उसे मार देता है। क्वीन कहता है शांति से आराम करो, तुम जैसे कचरे का इस युग में कोई भी जगह नहीं है और क्वीन उसे मार डालता है। दूसरी तरफ रैन ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लियो और साथ ही साथ याग दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग हमारे सामने कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका कवर इतना फ्लॉलेस नहीं था। मुझे पूरा याद है कि जब हमने माउंटेन के लिए जाने से पहले वांग कोंगयोंग से बात की थी तो लो जिंगयू ने यांग को बहुत ही बुरी तरीके से देखा, बस हम में से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं किया था। उसके बाद जब हम लोग मच्छी खा रहे थे तब यांग जियाओजिन ने लुओ को भी इनवाइट किया था और जब कोई लुओ को परेशान कर रहा था तो वहाँ पे यांग जियाओ आई थी और उसने उसका मदद किया था। मैंने पहले से कभी भी नहीं सोचा था कि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया। लेकिन वे लोग क्वीन को क्यों मारना चाहते थे और क्वीन कितना भी ज्यादा कैपेबल है कि वो सुपर ह्यूमन को सैक्रिफाइस कर सकता है। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो कि रैन के ऊपर निशाना लगा रही होती है। तो ये सब देखते हुए रैन काफी ज्यादा डर जाता है और भागते हुए अपने मन में कहता है क्या ये अभी क्या करने जा रही है, क्या ये मुझे मारने जा रही है, ये मुझ पर निशाना क्यों लगा रही है। रैन ऐसा ही अपने मन में बड़बड़ा रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो और यांग वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है सीरियसली क्या वो लोग अभी ऐसे ही भाग गए हैं, उन लोगों ने तो मुझे अपने साथ भी नहीं लिया। यहाँ पे वो सारे के सारे ऑफिसर आ जाते हैं और रैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो ये देखते हुए रैन कहता है सीरियसली क्या ये लोग भी मेरे पास आ गए हैं मुझे पकड़ने के लिए। अब लगता है कि मुझे सावधान रहना चाहिए, मुझे अभी भी यहाँ से निकलना होगा। तभी उस रूफटॉप के ऊपर बहुत सारे ऑफिसर आ जाते हैं। तो ये देखते हुए रैन उन पर गन चलाने लगता है और वहाँ से भागने लगता है। रैन काफी तेजी के साथ वहाँ उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद जाता है और अपने मन में कहता है नहीं मैं झिझक नहीं सकता, इससे पहले कि ये लोग मुझे पकड़ ले मुझे यहाँ से भागना चाहिए। उसकी इतनी स्पीड देखते हुए वो ऑफिसर लीडर कहता है क्या इसकी स्पीड ये तो वास्तव में काफी ज्यादा तेज है, आखिर ये इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है, क्या ये एक सुपर ह्यूमन है। और वो अपने सभी साथियों से कहता है टारगेट 10 o'clock पर बहुत ही तेजी से जा रहा है, हमें जल्दी से उस पर जाना पड़ेगा। वो लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो कि भागते भागते अपने मन में कहता है शहर लॉकडाउन जोन जिसमें मैंने यांग
यांग और जूजियान के साथ एंटर किया था। यहाँ तक कि अगर मैं भागने भी जाऊँ तो मैं सबसे तेज भाग सकूंगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी स्पीड भाग सकता हूँ। मेरी ताकत ये पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन मैं क्विंग से तभी छुटकारा पा सकता हूँ जब मैं जंगल में एंटर कर सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा और उनसे बचना होगा। जब जंगल में रहने की बात आती है तो मैं अपने बाकी सारे साथियों से काफी ज्यादा बेहतर हूँ। तभी रैन देखता है कि वहाँ पे ज्वालामुखी फट रहा होता है, तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है रुको, कि वहाँ पे ज्वालामुखी फट रहा है। दूसरी तरफ हम उस ऑफिसर के लीडर को भी देखते हैं जो कि रैन के पीछे पीछे आता है। तभी वो देखते हैं कि वो ज्वालामुखी फट रहा होता है। वो रैन को भागते हुए देख अपने मन में कहता है अगर वो बच्चा आगे बढ़ता है तो वो ज्वालामुखी फट जाने के बाद वो वापस नहीं आ पाएगा, वो वहीं पर ही मर जाएगा। दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो कि आगे भाग ही रहा होता है और रैन अपने मन में कहता है क्या मैं आगे जाऊँ या फिर मैं पीछे हट जाऊँ, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं पीछे घुमा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तभी मैं जिंदा रह सकता हूँ जब मैं आगे बढ़ता रहूँ। और ये कहते हुए रैन जंगल की तरफ चले जाता है। दूसरी तरफ हम उस ऑफिसर के लीडर को देखते हैं जो कि अपने सारे साथियों से कहता है आगे बढ़ते रहो और उसका पीछा करो। तो दूसरा ऑफिसर उसे कहता है लेकिन हमारा टारगेट तो गायब हो गया है। तो वो ऑफिसर लीडर कहता है अरे जल्दी जाओ उसको खोजो, हमारा ये टारगेट 3.92 सेकंड में 100 मीटर तक भाग सकता है। ये तो कितना खतरनाक एबिलिटी है, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। अगर तुम लोग उसे जैसे देखते हो तो उसे मार डालना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर भी छिपे रहे। वो एक ही समय में इतने सारे लोगों को नहीं मार सकता है, यहाँ तक कि अगर उसके पास बंदूक भी हो तो भी वो हमसे नहीं लड़ सकता है। जल्दी उसे ढूंढने में लग जाओ। तो ये सुनते हुए वो सारे ऑफिसर रैन को ढूंढने लग जाते हैं। तो ये सब देखते हुए रैन अपने मन में कहता है इनमें से काफी सारे लोग एक ही समय में मुझे ढूंढ रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। रैन के पीछे काफी सारे ऑफिसर आ जाते हैं। रैन ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है क्या मैं पकड़े जाने वाला हूँ। और तभी रैन बहुत ही तेजी के साथ वो सारे ऑफिसर को पीछे हटाते हुए वहाँ से भाग जाता है। तो ये सब देखते हुए वो ऑफिसर लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर ये क्या चल रहा है। तभी रैन वहाँ पे खड़े होते हुए सभी लोगों से कहता है क्या जूजियान चू यहाँ पे है, मेरे खिलाफ लड़ने की हिम्मत कौन करता है, मैं उसे मार डालूंगा। और ये कहते हुए रैन वहाँ से भाग जाता है। तो रैन को देखते हुए सारे के सारे ऑफिसर उस पर फायर करते हैं, लेकिन रैन काफी ज्यादा तेज होता है और वो वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। रैन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। तो ये सब देखते हुए वो ऑफिसर लीडर काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा तेज है, लेकिन पहले से दी गई जानकारी गलत है, हमारा जो टारगेट है वो रैन जियासु नहीं बल्कि जूजियान चू है। तभी उन लोगों के सामने रैन की शैडो आ जाती है और लोगों से फाइट करने लगती है। तो ये देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ रैन भागते हुए अपने मन में कहता है मुझे एक बार में इतने सारे सुपर ह्यूमन से मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। यांग जियाओजिन जो कि एक स्नाइपर को कहीं से भी बाहर निकाल सकती है, जिया जूजिन जो कि अपनी शैडो को कहीं पर भी बाहर निकाल सकता है और लोगों से लड़ सकता है, लियो जिंगयू जो कि अपनी शैडो से कहीं पर भी भाग सकती है, और लास्ट में क्विंग ज़ेन जो कि अपने बॉडीगार्ड को कहीं पर भी यूज कर सकता है। हर कोई अपने हुनर में छुपा रहा है और अपनी ताकतों को एक दूसरे को नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए मैं अपनी ताकतों को भी किसी को नहीं दिखा सकता। तो इसलिए मुझे अभी के लिए जू की शैडो का यूज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ रैन का शैडो उन लोगों से लड़ रहा होता है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है लगता है मुझे अपनी शैडो को वापस बुला लेना चाहिए। और ये कहते हुए रैन अपने शैडो को बुलाता है, जिसकी वजह से वो शैडो फिर से आके रैन के अंदर चला जाता है। लेकिन रैन बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और ये सब देखते हुए वो अपने मन में कहता है तो इस शैडो का यूज करने से ये साइड इफेक्ट होता है। ऐसा लगता है कि मैं इस शैडो का यूज ऐसे नहीं कर सकता हूँ जैसा कि मैं चाहता हूँ। मेरा शरीर उन घाव को महसूस कर सकता है जो कि मेरे शैडो ने सही है। लेकिन चलो आखिरकार मैं क्विंग के आदमियों से छुटकारा पा चुका हूँ, तो अभी के लिए मुझे आराम करना चाहिए, मैं इसके बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी रैन को वो जंजीरों की आवाज आती है और ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में रैन को दिखाया जाता है जिसको जंजीरों की आवाज आ रही होती है। तो ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है इन आवाजों को सुनते हुए लगता है कि मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, लगता है यहाँ पे वही मॉन्स्टर आ गए हैं जो पहले मुझे दिखे थे। और रैन अपने सामने देखता है जहाँ पे वो सारे के सारे मॉन्स्टर उसकी तरफ आ ही रहे होते हैं। ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और उन्हें देखते अपने मन में कहता है लगता है अभी मैं मरने वाला हूँ, ये सारे के सारे मॉन्स्टर मेरी तरफ आ रहे हैं, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं। और उनमें से एक मॉन्स्टर रैन के ऊपर हमला कर देता है जिससे रैन आसानी से डॉज कर लेता है। रैन अपने मन में कहता है नहीं मैं भी इसे शूट नहीं कर सकता, नहीं तो ये क्वीन को आकर्षित कर लेगा जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे और मुझे पकड़ लेंगे। मुझे इस तरह काम नहीं करना, मुझे इनसे पहले बचना होगा और बिना आवाज किए हुए यहाँ से निकलना होगा। इसके अलावा अगर मैं अपने गन से इस टेस्ट सब्जेक्ट के एकदम पास से गोली मारूं तो ये शायद बंदूक की आवाज चाकू की तरह आएगी जिससे कि किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे डैगर पर भरोसा रखना चाहिए। और ये कहते हुए रैन अपना ड्रैगन निकाल रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि उसका ड्रैगन तो गायब है। ये देखते हुए वो अपने मन में कहता है क्या आखिर ये कहाँ पे चले गया। तभी वो अपने मन में कहता है मुझे याद है कि यांग जियाओजिन ने गायब होने से पहले मुझे एक धक्का दिया था और वो मेरा ड्रैगन चुरा के भाग गई है, उसी ने शायद मेरा ड्रैगन लिया होगा। हम में जो भरोसा था आखिर वो कहाँ गया।
वो तो काफी ज्यादा क्रूअल है। दूसरी तरफ वो सारे के सारे मॉन्स्टर रैन पर हमला कर रहे होते हैं। तो ये देखते हुए रैन अपना दूसरा शैडो बना लेता है और अपने मन में कहता है मुझे सबसे पहले अपनी पहली चाल चलनी चाहिए और यहाँ से बाहर निकलना होगा, तो मुझे काफी ज्यादा परेशानी होगी। तभी उसके सामने से और बहुत ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं और रैन को काफी बुरी तरह मारने लगते हैं। फिर रैन भी उन्हें पंच करता है, लेकिन वो सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा होते हैं और रैन को काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। रैन उनमें से एक मॉन्स्टर को पंच मारते हुए काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और अपने मन में कहता है इसकी स्किन ये तो काफी ज्यादा मोटा है, अगर मेरे पास हथियार नहीं है तो मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर है और ये मुझे मार सकते हैं। अगर ऐसा ही हुआ तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मैं यहीं पर ही मर जाऊंगा। मुझे जल्दी से अपना कोई हथियार ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर्स काफी तेजी से रैन के ऊपर हमला कर ही रहे होते हैं। रैन काफी ज्यादा घायल हो रहा होता है। उनमें से एक मॉन्स्टर तो रैन का पैर काट लेता है। तो ये देखते हुए रैन वहां से कूदते हुए दूर चले जाता है और रैन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी एक मॉन्स्टर बहुत ही जोर से कूदते हुए उसके ऊपर आ जाता है और रैन के ऊपर पैर रख देता है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है मैं अपना स्टैंड भी यूज नहीं कर सकता। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है मौत की धमकी का पता चल गया है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता, मुझे नहीं मरना भी। रैन के सामने एक और सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है जान से मारने की धमकी मिली है, क्या आप अपने सील को हटाना चाहते हैं? तो ये देखते हुए रैन कहता है क्या एक सील, आखिर ये क्या है, इसको हटाने की कीमत क्या है? तभी उसके सामने फिर से एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसका लॉस हो रहा है। तो ये देखते हुए रैन कहता है क्या लॉस, आखिर ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने अभी तक कई बार खून बहाया है और मेरा खून इतने सारे जंगली पौधे खा चुके हैं जिसकी वजह से मैं कुछ खो रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या मैं सोना खो रहा हूँ या फिर मैं पैसा खो रहा हूँ? मैं क्या खो रहा हूँ मुझे पता नहीं चल रहा, आखिर मैं क्या लॉस कर रहा हूँ। तभी रैन एक जगह बैठ जाता है और अपने आप से कहता है चुप रहो, कम से कम कुछ तो कहो, कुछ सोचो। तभी और एक मॉन्स्टर आकर रैन को मारता है। रैन कहता है क्या यहीं पर ही मेरी मौत होने वाली है? लेकिन ये पूरा नहीं है, मैं यहाँ पे मरना नहीं वाला। रैन के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जिसे वो पढ़ते हुए कहता है मेरी एनालिसिस पे बेस मुझे पता चलता है कि वेपन अनलॉक करने के लिए मुझे 7 एप्रिशिएशन चाहिए होगा। 7 एप्रिशिएशन, क्या मैं खुद को थैंक यू कह सकता हूँ? और ये कहते हुए रैन खुद को थैंक यू कहता है। वो कहता है सबसे पहले जब मुझे कोई भी मौका मिलता है तो मैं खुद को कमजोर नहीं होने देता, तो इसलिए मैं खुद को थैंक यू कहता हूँ। और दूसरा, जब मैं खतरे का सामना करता हूँ तो मैं डरता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं खुद को थैंक यू कहता हूँ। और तीसरा, जब मैं कोई चुनौती का सामना करता हूँ तो मैं खुद से समझौता करने के लिए नहीं कहता हूँ, तो इसके लिए मैं खुद को थैंक यू कहता हूँ। मैं खुद को थैंक यू कहता हूँ क्योंकि जब मैं लालच में आ जाता हूँ तो मेरे पास एक ना एक बेस होता है। और ऐसे कहते कहते रैन 7 बार अपने आप को थैंक यू कहता है और उसके जोश से वो ज्वालामुखी भी फूट जाता है। रैन जोर से चिल्लाते हुए कहता है वेपन अनलॉक। और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर काफी तेजी से रैन को खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रैन के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है कि उसे 7 बार रैन जियासु की तरफ से ही एप्रिशिएशन मिल चुका है और उसका वेपन अनलॉक हो चुका है। और उसके हाथ से एक खतरनाक सी स्वॉर्ड बाहर आती है जिसे देखते हुए रैन अपने मन में कहता है तो ठीक है, अब मुझे अपने रास्ते से सब कुछ काट देना चाहिए, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और ये कहते हुए रैन अपने सामने आने वाले उस मॉन्स्टर को काट देता है। तो ये देखते हुए सारे के सारे मॉन्स्टर वहीं पर ही रुक जाते हैं। रैन अपना एक और शैडो बना लेता है और उसको भी फाइट करने के लिए कहता है। रैन आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है तो ठीक है, मैं इसे एक बार में ही खत्म कर दूंगा। तभी एक और मॉन्स्टर रैन पर हमला करता है, लेकिन रैन उससे डॉज कर लेता है और उसे काफी स्पीड के साथ काट देता है। दूसरी तरफ उसका शैडो भी यही करता है, उसका शैडो भी काफी स्पीड से सारे के सारे मॉन्स्टर को काट रहा होता है। रैन अपने मन में कहता है आखिरकार मैं आखिर में बहुत ही ताकत महसूस कर सकता हूँ। तभी रैन अपने आगे देखता है कि उसके सामने बहुत सारे यानी कि हजारों के लगभग मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। तो ये देखते हुए उसका शैडो भी गायब हो जाता है। तो रैन अपने मन में कहता है क्या फिर से 1000 और मॉन्स्टर, अब मैं क्या करूंगा? दूसरी तरफ हमें उन सारे ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि रैन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन लोगों को बहुत सारे मॉन्स्टर का लाश मिलते हैं। तो ये देखते हुए वो ऑफिसर्स के लीडर अपने मन में कहता है यहाँ सिर्फ एक ही तरह के जूता का निशान दिख रहा है, जिसका मतलब वो सिर्फ एक इंसान है जो कि इन सारे के सारे मॉन्स्टर से लड़ रहा है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अपने दम पर 4 टेस्ट सब्जेक्ट से लड़ सकता है? इस लड़ाकू लेवल के साथ वो हमसे बहुत ही ज्यादा बेहतर है, शायद मुझे बैकअप के लिए कॉल करना चाहिए। और ये कहते हुए वो क्वीन को कॉल करता है और कहता है बॉस हमें जूजियन के लड़ाकू लेवल का पता चल गया है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, उसने अकेले ही 4 टेस्ट सब्जेक्ट को मार डाला है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जूजियन भी घायल है, उसके खून के निशान यहाँ पे मिले हैं। तो ये सुनते हुए उससे कहता है क्या उसने 4 टेस्ट सब्जेक्ट को अकेले ही मार दिया है? ये तो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। और क्वीन अपने साथी से कहता है तो चलो नोट करो जूजियन के बारे में, वो काफी ज्यादा अच्छा प्लेयर है। और ये कहते हुए क्वीन अपना फोन काट देता है और अपने मन में कहता है जूजियन और यांग जियाओजिन ने पहले ही खुद को दिखा दिया है और लो जिंगयू ने भी एक तरह से खुद को ठग के रूप में साबित कर दिया है, यानी कि उसके पास भी सुपर पावर है। लेकिन इस रैन जियासु के बारे में क्या, आखिर वो कौन है? ये अच्छा होगा कि हम लोग रैन जियासु को पकड़ने में कामयाब हो जाए, तो मैं झांगलिंग के खिलाफ जाने में अपना कार्ड यूज कर सकता हूँ और उसे मार सकता हूँ। साइबेई में हर कोई जानता है कि झांगलिंग अपने दोस्ती को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन ठीक है कि हमने उसे पकड़ नहीं लिया, चाहे वो बैरियर 112 या फिर बैरियर 113 हो, वो सभी किंग कंसोर्टियम के कंट्रोल में है। और किंग कंसोर्टियम रेंजुसु के साथ बैरियर पर लौटने के बाद कभी भी डील कर सकती है। दूसरी तरफ हम उन सारे के सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि रैन को खोज रहे होते हैं। उनमें से एक लीडर रैन के पैरों के निशान को देखते हुए अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि वो बंदा ज्वालामुखी की तरफ गया है, लेकिन हमारे लिए उसे ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ उन सोल्जर्स को रैन के काफी सारे खून के सैंपल मिलते हैं। तो ये देखते हुए लीडर अपने मन में कहता है लड़ाई के दौरान मुझे लगता है कि जूजियान जू को
काफी ज्यादा चोट नहीं लगी है। उसकी फाइटिंग स्किल को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे पास जितने भी मेंबर हैं हम लोग उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि दिन के दौरान टेस्ट सब्जेक्ट को लेने के लिए हमारे 3 लोगों की मौत हो गई और साथ ही साथ 13 लोग घायल हो गए, लेकिन ये बंदा अभी भी जिंदा है। ये तो काफी ज्यादा तेज है। और जूजियानजू के बारे में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग नहीं जानते। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लोग रेन जियोसु को जूजियानजू समझ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने रेन की शैडो पावर देखी हुई है और इन लोगों को नहीं पता कि रेन के पास शैडो पावर है। और साथ ही साथ लियू ने इन लोगों को बता दिया था कि जूजियानजू के पास ही शैडो पावर है। तो इस सबूत की वजह से इन लोगों को लगता है कि यही आदमी जूजियानजू है, लेकिन हमें तो पता ही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं जो कि काफी स्पीड से भागते हुए उन्हीं ऑफिसर्स की तरफ आ रहे होते हैं। तो ये देखते हुए वो ऑफिसर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लीडर अपने सारे आदमियों से कहता है वो आदमी फिर से यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्या वो भाग नहीं गया था, वो हमारी तरफ क्यों आ रहा है। रेन चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है इससे पहले कि तुम लोग मुझे मारने की कोशिश करो, लेकिन मेरे पीछे देखो कि मेरे पीछे क्या है। और रेन काफी तेज भाग रहा होता है। तभी वो लोग देखते कि रेन के पीछे हजारों के लगभग वो मॉन्स्टर यानी कि टेस्ट सब्जेक्ट है। ये देख के वो लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड कमेंट सेक्शन में ये मत बताना भूलना कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। ये एपिसोड तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया थी और मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और साथ ही साथ आप लोग ये बताओ कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है। मैं बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन और भी अच्छी होती जाए, तो प्लीज सपोर्ट करते रहो ताकि मैं अपने कंटेंट को और भी ज्यादा इंप्रूव करते रहूं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रेन को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से भागते हुए उन ऑफिसर्स की तरफ जा रहा होता है। तो ये देखते हुए उन ऑफिसर्स का लीडर कहता है आखिर याद में फिर से क्यों आ रहा है। दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं जो कि उनकी तरफ भागते हुए चिल्लाते हुए कहता है इससे पहले कि तुम लोग मुझे गोली मारने की कोशिश करो, देखो मेरे पीछे क्या है। और रेन भागते हुए उनके पीछे आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि रेन के पीछे हजारों के लगभग वो मॉन्स्टर यानी कि वो टेस्ट सब्जेक्ट आ रहे होते हैं। ये देखते हुए वो सारे के सारे ऑफिसर्स और साथ ही साथ वो लीडर वो सभी के सभी घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर ये कौन सी बला है, ये अपने साथ क्या ला रहा है। रेन भागते वक्त अपना एक शैडो क्लोन बना लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और अपने शैडो क्लोन से कहता है जल्दी भागो जल्दी। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो ऑफिसर उन पर गोलियां चला रहे होते हैं। रेन भागते हुए उन लोगों से कहता है क्या तुम्हारे पास अभी भी मुझे गोली मारने का टाइम है, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़े हैं और तुम लोग मुझे गोलियां मार रहे हो, अगर ऐसे ही बात है तो मैं ये सारे के सारे मॉन्स्टर तुम पर छोड़ दूंगा। और ये कहते हुए रेन उनके आगे से ही निकल जाता है। ये सब देखते हुए वो लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है इतने सारे टेस्ट सब्जेक्ट अगर हम लोग इन्हें इग्नोर करते हैं तो ये लोग हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, शायद हम लोग मर भी सकते हैं, तो हमें पहले इनसे निपटना होगा। लेकिन बात तो यह है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जूजियानजू हमारे पीछे से ही निकल गया, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे यकीन नहीं था कि वो हमसे बचने के लिए इतनी नीच चाल चलेगा, लेकिन वो टेस्ट सब्जेक्ट का इस्तेमाल हमें रोकने के लिए कर रहा है। उसने एक ही पत्थर से अपना 2 निशाना किया है, ये तो काफी ज्यादा गलत बात है। और वो लीडर उन सारे के सारे मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में कहता है लेकिन मुझे ये खबर मिली कि वो माउंटेन में काफी सारे जानवर और इंसान ये टेस्ट सब्जेक्ट में बदल गए हैं, लेकिन ऐसा क्यों, ये अचानक क्यों हो गया। और तभी वो लीडर अपने वॉकी टॉकी में दूसरे ऑफिसर से कहता है जल्दी से सिटी पर ध्यान दो और वहाँ पे एक डिफेंस लाइन बना दो। और वो अपने सारे साथियों से कहता है जल्दी से हर कोई अपनी जगह ले लो और जल्दी से उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालो। दूसरी तरफ रेन जाते हुए उन्हें देखता है और अपने मन में कहता है क्या ये लोग उन मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। लगता है अभी ये लोग मरने वाले हैं। किंग कंसोर्टियम के लोग भी अपने लाइफ और अपने सिक्योरिटी को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है और मुझे लगता है कि ये सभी काम वही क्वीन कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे ऑफिसर टेस्ट सब्जेक्ट पर गोली चला रहे होते हैं, लेकिन उनकी गोलियां उन पर काम नहीं करती है। तो ये देखते हुए वो लीडर कहता है धत्तेरी की हमारी बंदूक की गोलियां उन पर काम नहीं कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो अपने सारे साथियों से कहता है धीरे धीरे शहर की तरफ चलो। और वो अपने सारे साथियों से कहता है धीरे धीरे अपने शहर की तरफ चलो, हमें यहाँ से बच के भागना होगा, नहीं तो हम सारे के सारे मारे जाएंगे। और वो सारे के सारे ऑफिसर्स उन टेस्ट सब्जेक्टों पर गोलियां चलाते हुए पीछे हट रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम इनको देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है हाँ, मैं तो आखिर में काफी ज्यादा दूर आ गया। लकीली किंग कंसोर्टियम का कॉम्बैट स्क्वाड वहाँ पे आ गया था, इसलिए मैं बच गया, नहीं तो मैं तो आज मारा जाता। लेकिन उस गंजे के इंप्रेशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि उसे माउंटेन में कोई भी टेस्ट सब्जेक्ट होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, उन माउंटेन्स में कुछ तो है जो कि वो काफी ज्यादा गड़बड़ है। क्या ये ब्रीडिंग हो सकती है? शायद यही हो सकता है जिसकी वजह से ये सारे के सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा हो गए हैं। उस शैडो पे बैठते हुए आगे जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक बड़ा सा ज्वालामुखी फूट जाता है और उससे एक बड़ा सा हाथ निकलता है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है क्या आखिर वो क्या है, उस वॉल्केनो से एक हाथ निकला है, आखिर ये क्या हो सकता है। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जिसके साइड में खड़ा हुआ वो फौजी यानी कि वो ऑफिसर्स उस वॉल्केनो को देखते हुए कहता है आखिर वो क्या चीज है, उसके अंदर से वो क्या निकल रहा है। तो ये सुनते हुए क्वीन कहता है ओह
ये तो कितनी शर्म की बात है कि वो चीज अब में मौजूद है। तो चलो अभी हमें ईस्ट की ओर चलना चाहिए। अभी यहाँ पे माउंटेन में काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए हमें हमारा मिशन पीछे हटना होगा और हमारा मिशन ये फेल रहा। वैसे मेरे उस बेकार ब्रदर को बुलाओ, अगर वो चीज वहाँ से निकल गया या फिर अगर उस ज्वालामुखी से एक बड़ी मात्रा में टेस्ट सब्जेक्ट साउथ की ओर चले जाते हैं तो बैरियर 113 खतरे में हो जाएगा और ये हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये सुनते हुए वो ऑफिसर कहता है यस सर, मैं अभी करता हूँ। क्विंग सभी लोगों से कहता है तो ठीक है, चलो अभी के लिए जगह को छोड़ देना चाहिए। और ये कहते हुए वो सारे के सारे ऑफिसर ईस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम दूसरे ऑफिसर को देखते हैं जो कि उन सारे के सारे टेस्ट सब्जेक्ट से लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो टकला लीडर सभी लोगों से कहता है चलो अब पीछे हटो, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये कहते कहते वो लोग पीछे हट जाते हैं जहाँ पे क्विंग भी आ जाता है। हम देखते हैं कि क्विंग के हाथ में एक रिमोट होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे टेस्ट सब्जेक्ट उन्हीं की तरफ भागते भागते आ रहे होते हैं। लेकिन हम लोग गौर करते हैं कि वहाँ पे कई सारे पेन में बम लगा हुआ होता है और जैसे ही क्विंग उस बटन को दबाता है वहाँ पे बड़ा सा एक बूम धमाका होता है जिससे कि वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सब्जेक्ट मर जाते हैं। तभी वो टकला लीडर क्विंग से कहता है बॉस मैं जू जियानचू को वापस नहीं ला सका, वो यहाँ से भाग गया है। क्विंग उससे कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी कार में बैठो, हम साउथ की ओर जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए मैं बैरियर 112 पर वापस जाना चाहिए। तो ये सुनते हुए वो टकला लीडर कुछ कहने वाला होता है कि तभी क्विंग उससे कहता है अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो कि मैंने किसी को जाने और आपको बचाने के लिए क्यों भेजा, आपको इसके बारे में महसूस करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ एक सौदा था जिसकी वजह से मैंने बचाया है। बात यह है कि तुम मेरे लिए अभी भी यूजफुल हो, तो इसलिए वफादारी से काम करो। तभी वो सारे के सारे ऑफिसर्स कहते हैं ये काफी ज्यादा खराब है, हम अपनी कारें स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये टायर तो खराब हो चुके हैं। तो टकला लीडर कहता है क्या टायर पंचर हो गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हमारे पास इसकी मरम्मत करने के लिए कोई भी टूल्स है, अगर है तो बस उनका यूज करो। तो दूसरा ऑफिसर वो टायर को देखते हुए कहता है ऐसा नहीं कि टायर पंचर हुए थे, किसी ने ये टायर काट दिया है और यहाँ तक कि उसके पास एक स्पेयर था। तो ये सुनते हुए क्विंग और वो टकला लीडर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। क्विंग अपने मन में कहता है जू जियानचू ये पहली बार है जब मैं किसी को इतनी बुरी तरीके से मारना चाहता हूँ। और वो किसी से कहता है जू मैन जल्दी से मुझे कॉम्बैट यूनिफॉर्म दिलवाओ। और कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहन के वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे वो टकला लीडर क्विंग से कहता है ये जो हमारा मिशन है ये तो फेल रहा, क्या आपको सेक्ट में पनिशमेंट किया जाएगा। तो क्विंग कहता है हाँ ये ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पे क्या होगा, लेकिन मैं इसे सिर्फ एक लंबी छुट्टी के रूप में मानूंगा। तो टकला कहता है तो हमें उस रेंजर्स के साथ क्या करना चाहिए। ये सुनते हुए क्विंग कहता है अगर वो पहाड़ों के अंदर मरा नहीं होता तो वो बैरियर 113 वापस जाने का रास्ता मिल गया होता, हम लूलैंड को हमारे लिए उस पर नजर रखेंगे। तो ठीक है। और वो लोग ऐसे ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो कि अपने उसी शैडो पर बैठते हुए आगे बढ़ रहा होता है और अपने मन में कहता है लकीली मैं वहाँ से भाग निकला और उनके गाड़ियों के टायर को पंचर कर दिया, ये तो काफी बढ़िया है। और रैन अपने स्कार्फ को देखते हुए कहता है मुझे कभी भी यकीन नहीं था कि मुझे अपना एक स्कार्फ फिर से मिलेगा, बट ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है कि मुझे वो सोना नहीं मिला, लेकिन इन हालातों को देखते हुए लगता है कि मुझे इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहते हुए रैन एक गुफा में चले जाता है जहाँ पे जाते हुए वो अपने मन में कहता है शायद मैं आज रात ही पर आराम करूंगा। और वहाँ पे जाते हुए रैन एक जगह आग लगाता है और अपने मन में कहता है हम लोग जब यहाँ पे पहले पहुंचे थे तो हम सभी एक दोस्त थे, लेकिन अब सभी अलग हो गए हैं। तभी रैन अपने पीछे देखता है जहाँ पे दीवार में कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है ओह ऐसा लगता है कि इसे बहुत ही पहले तराशा गया था। मुझे याद है कि यांग जिया वही थी जिसने सबसे लास्ट में इस गुफा को छोड़ा था, क्या वो वही थी जिसने इस गुफा को तराशा था। तुम तो काफी ज्यादा शरारती हो, लोगों को डराने के लिए तुम तो कुछ भी कर सकती हो। तभी हम देखते हैं कि उस ज्वालामुखी से वो मॉन्स्टर बाहर निकल गया होता है और उसकी आवाज दूर तक आ रही होती है जिसकी वजह से वो जंगल के जानवर डर के भाग रहे होते हैं। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि मुझे आज रात आराम करने को नहीं मिलेगा, इसके लिए मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और अपनी जान बचाना होगा। और ये कहते हुए रैन अपने विलेज की तरफ निकल पड़ता है। एंड यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हो सके तो हमारा जो नया सीरीज है वो संडे तक आ जाएगा और साथ ही साथ हमारा Q&A वीडियो भी जल्दी से आ जाएगा। सो तब तक डेली का डेली 2 वीडियो से काम चलाओ एंड उसके बाद संडे को आपको शायद 4 वीडियो देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दिखाया जाता है कि वो ज्वालामुखी फूट जाता है जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर निकलता है। तो ऐसे देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि आज रात मुझे आराम करने को नहीं मिलेगा, मुझे जल्दी से यहाँ पे निकलना चाहिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और ये कहते हुए रैन गाँव की तरफ निकल जाता है और जाते जाते कहता है मुझे जल्दी से काफी ज्यादा दूर चले जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर भी सकता हूँ। और रैन बहुत ही गोली की स्पीड से भाग रहा होता है। वो अपने मन में कहता है जब तक मैं काफी ज्यादा तेज हूँ यहाँ तक कि कोई भी इंसान मुझे पकड़ नहीं सकता। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कुछ मकड़ी आपस में बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पे गोली की स्पीड से रैन चले जाता है। तो ये देखते हुए वो मकड़िया कहती है क्या ये इंसान है, आखिर इतना स्पीड कैसे भाग सकता है। तो दूसरा मकड़ी कहता है ये कमबख्त इंसान। सारे के सारे जानवर रैन की स्पीड को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। रैन कुछ ही पल में अपने विलेज में पहुंच जाता है और जाते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार मैं घर में आ ही चुका हूँ। दूसरी तरफ हमें रैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग फुजे आते हुए यहाँ से कहता है हे यान देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया
हूँ। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो कि सोया हुआ होता है और वही पर ली बैठी हुई होती है। तो यान उसे देखते हुए कहता है, अंकल फूजियू, मैं वास्तव में आपके लिए काफी ज्यादा आभारी हूँ। आपने हमारे लिए बात की थी जब वो वांग कांगयोंग यहाँ पे आया था, लेकिन मुझे इस तरह सुबह सुबह जगाना ये तो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। तो ली यान को देखते हुए कहती है, हे यान जल्दी से उठ जाओ। अगर तुम एक दिन में 15 मिनट पहले उठ जाते हो तो तुम अपने पूरे साल में 90 घंटे तक बचा लोगे और इसके यूज तुम ऐसे करने के लिए कर सकते हो जिसे तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है। वैसे करने के लिए तुम्हारा पसंदीदा काम कौन सा है? तो यान उससे कहता है, हाँ लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सोना पसंद है, मुझे सोना चाहिए। तो ली चिल्लाते हुए से कहती है, हे जल्दी से उठ जाओ, तुम तो मुझे अपने भाई से भी ज्यादा परेशान करते हो। तो दूसरी तरफ यान चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मुझे कोई भी परवाह नहीं है, मुझे तो बस सोना है। यान अपने भाई की बातें सुनते हुए ली से कहता है, जबकि हमारा लाइफ ये काफी ज्यादा बेहतर होते जा रहा है, ये सब हमारे भाई की वजह से है। तभी वांग फुई उन दोनों को वो मीठे आलू देते हुए कहता है, जल्दी से खा लो, अभी ये गर्म है तो तुम्हें इसे खा लेना चाहिए, नहीं तो ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर बाद में बेकार लगेगा। तो वो मीठे आलू देखते हुए यान उससे कहता है, वैसे अंकल फुई आपको ये मीठे आलू खाना इतना पसंद क्यों है? क्या आपके पास ये बहुत सारे है? तो ये सुनते हुए वांग फुई उससे कहता है, जब मैं छोटा था तब बाहरी बैरियर 107 में बहुत ही अकाल पड़ा था, इसलिए मेरे माता पिता और मैं अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करने के लिए यहाँ तक गया। जंगल में उस समय इतना ज्यादा खतरा नहीं था जैसा कि अभी है और वहाँ पे काफी ज्यादा मीठे आलू भी उगते थे। उस समय हमें वहाँ पे मीठे आलू मिले जिसे कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए बनाया था और उस समय मुझे ये लगता था कि ये उबला हुआ मीठा आलू ये तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है और इसे खाना चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए यान को अपने भाई रेन की बातें याद आ रही होती है। तभी वांग फो यान से कहता है, मिस्टर झांग ने हमारा ये शहर छोड़ दिया है, अब कोई भी पढ़ नहीं सकता। तो ये सुनते हुए यान काफी ज्यादा हैरान होता है और वांग फो से कहता है, हे आपका मतलब क्या है? वैसे मेरा भाई वापस आने पर वो हमको सबको सिखा सकता है, वो पढ़ाने में काफी ज्यादा माहिर है। तो ये सुनते हुए वांग फो से कहता है, मैंने सुना है कि यहाँ के सारे मजदूर जो कि उन माउंटेन के पास काम करते थे वो सभी वापस आ गए हैं, क्योंकि ऐसे लगता है कि वो ज्वालामुखी फट गया है और हम लोग ये भी नहीं जानते कि रेन जियाओसु वो कैसा है। तो यान कहता है, मेरा भाई वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वो अपने मन में कहता है, जब से मैंने अपने भाई की सेफ्टी की विश की है जो कि मैंने अपने लाइफ को ट्रेड करके की है, तो अगर मैं अभी भी जिंदा हूँ तो मेरा भाई भी जिंदा होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। वांग फुगो से कहता है, ये तो सच है, रेन जियाओसु अभी कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा होगा, लेकिन आप लोगों को इन दोनों काफी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अगर तुम लोग शायद छोड़ना चाहते हो तो मुझे बस बता देना, मैं तुम लोगों को यहाँ से ले जाऊंगा। वांग फुगो यहाँ पे काफी सारे नेचर को देखता है और उन लोगों को देखते हुए वो ली और यान से कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग तुम दोनों के लिए आए हैं, वो यहाँ पे रेन जियाओसु के लिए आए हैं। तो ये सुनते हुए ली चिल्लाते हुए कहती है, क्या वो रेन जियाओसु को क्यों पकड़ना चाहते हैं और ऐसा वो लोग क्यों करना चाहते हैं? तो ये सुनते हुए वांग फुगो से कहता है, मुझे यकीन है कि वो जब माउंटेन में था तो उसने बैरियर में काफी ज्यादा परेशानी पैदा किया होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गई होगी और ऐसा होने की संभावना काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ हमको इनको देखते जो कि आगे बढ़ रहा होता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है, हम कम वक्त बैरियर 112 तक कब पहुंचेंगे? ये तो काफी ज्यादा समय हो गया है। तो उसकी बात सुनते हुए वो टकला कहता है, बॉस ये आप क्या बोल रहे हैं, हमें वहाँ पे जाने के लिए काफी ज्यादा समय लगेगा। दूसरी तरफ हम उस विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बंदा एक ऑफिसर से कह रहा होता है, अरे उस माउंटेन में काफी ज्यादा खतरा है, यहाँ तक कि वहाँ पे कीड़े के पीछे एक इंसानी चेहरा बना हुआ था और वो काफी ज्यादा खतरनाक था। और ये कहते हुए वो बंदा काफी ज्यादा डर रहा होता है। तो उसे देखते हुए वो ऑफिसर कहता है, हे तुम इतने डरे हुए क्यों हो? हम पहाड़ों से काफी मीलों दूर है, बस जो चाहे वो करो, लेकिन यहाँ पे खिलवाड़ करना बंद कर दो और यहाँ से भाग जाओ। तभी यहाँ पे रैन आ जाता है और रैन अपने घर में चले जाता है और दरवाजा खोलता है। तो उसे देखते हुए यान काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है, ब्रदर आप घर आ गए हैं? तो रैन उन दोनों से कहता है, जल्दी से अपने सारे के सारे सामान को बांध लो, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, वो लोग यहाँ आते ही होंगे। और रैन वांग जियाओसु की तरफ गन दिखाते हुए कहता है, तुम यहाँ पे तब तक रहोगे जब तक हम लोग ये जगह नहीं छोड़ देते और इसके बारे में प्लीज मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए रैन वांग फुगो की तरफ गन दिखा रहा होता है, जो देख के वांग फुगो काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है, हे क्या तुम लोग जाने की कोशिश कर रहे हो? वहाँ बहुत से लोग जगह देख रहे होंगे, हो सकता है कि तुम यहाँ से आसानी से चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे साथ जो 2 लोग हैं उनका क्या? तो रैन उससे कहता है, नहीं वो लोग मुझे नहीं रोक सकते। वांग फुगो से कहता है, एक्चुअली क्वीन तुम लोगों को मार नहीं सकता जब तक वो मिस्टर झांग उनके पास है। तो ये सुनते हुए रैन कहता है, क्या मिस्टर झांग ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं किंग कंसोर्टियम की वजह से वहाँ से नहीं भागा, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन माउंटेन में बहुत सारे राक्षस थे। आपने तो वहाँ से आए हुए लोगों के मुंह से उन कीड़ों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन वो कीड़े इन खतरे का छोटा सा हिस्सा है, वहाँ पे काफी ज्यादा बड़े बड़े खतरे हैं। तो ये सब सुनते हुए वांग फुगो रैन का पैर पकड़ने लगता है और उससे कहता है, क्या तुम वास्तव में उस माउंटेन से बच के यहाँ तक आ गए हो? रुको मुझे कुछ समय दो रैन जियाओसु, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ और अपने बेटे को भी तुम्हारे साथ लेना चाहता हूँ। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहते हो? क्या तुम अपना यहाँ पे बिजनेस नहीं करना चाहते? तो वांग फुगो से कहता है, मैं दूसरी चीजों के बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि अगर हम लोग तुम्हारे साथ रहते हैं तो तुम हमें जिंदा रखोगे। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है, क्या तुमने ऐसे क्यों कहा? तो वांग फुगो से कहता है, सिर्फ आप ही सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन माउंटेन्स में क्या हुआ है। हो सकता है कि दूसरे लोग आप पर भरोसा ना करें, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं आपका साथ जाना चाहता हूँ। तो ये सब देखते हुए रैन अपने मन में कहता है, अगर मैं ये बात सड़कों पर दौड़कर चिल्लाते हुए कहता हूँ कि वो माउंटेन में से काफी सारे मॉन्स्टर यहाँ पे आ रहे हैं, तो लोग मुझे कहेंगे कि ये लड़का पागल है और सभी मुझे पागल सोचेंगे, लेकिन वांग फुगो ये मुझ पर
भरोसा करता है, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। जब वो खतरे में होता है तो वो सबसे अच्छा डिसीजन लेता है और इस मामले में ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। तभी वांग फुगे उससे कहता है, मैं मुफ्त में आपका पीछा नहीं करूंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मेडिसिन है, मैं कोई शाकुरा की तरह यूजलेस ट्रैश नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम आ जाऊंगा। तो ये सब सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, इस युग में ये मेडिसिन ये तो काफी ज्यादा कीमती है। और फिर रैन वांग फुगे से कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारा पैसे का पीछा नहीं करूंगा, लेकिन जल्दी जाओ और अपने बेटे को यहाँ पे ले आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने को तैयार हूँ। तो ये सुनते हुए वांग फुगे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है, ठीक है, मैं जल्दी से अपने बेटे को लेके वापस आता हूँ, तो तुम यहाँ पे रुको और ये श्योर करो कि तुम मेरा वेट करोगे। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में वांग फुगे और रैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग फुगे रैन को पैसे और मेडिसिन का लालच देता है, जो कि देखते हुए रैन अपने मन में कहता है, पैसा और मेडिसिन आजकल तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, इससे तो मुझे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और रैन उसे ले जाने के लिए मान जाता है और उसे कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, जल्दी जाओ अपने बेटे को वापस लेके आओ। और फिर वांग फुगे अपने बेटे को लेने के लिए वहां से चले जाता है, जहाँ पे यान रैन से कहता है, ब्रदर कुछ समय पहले यहाँ पे काफी सारे चोर घुस गए थे, जिसलिए मैंने अपने गन का इस्तेमाल किया और उन्हें मार डाला, लेकिन उसके बाद वांग कोंगयोंग हमारे पास आ गया था। तो ये सुनते हुए रैन से कहता है, उम्मीद के मुताबिक जब मैं यहाँ पे नहीं था तो कोई तुम्हारे पास आया था, मुझे लगता है कि तुम लोग काफी ज्यादा खतरे में हो। रैन से कहता है, तो फिर क्या हुआ, क्या वांग कोंगयोंग ने तुम्हारी बंदूक देखी है, क्या उन्हें इस बंदूक के बारे में कुछ पता चला। तो यान उससे कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मिस्टर झांग ने मैं बचा लिया, सिस्टर ली की रक्षा करने के लिए अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दिया था, लेकिन उसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। मिस्टर झांग ने मुझे ये उनके जाने से पहले दिया था। तो ये देखते हुए रैन कहता है, क्या उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज्ड, इसका मतलब क्या है, आखिर उनकी पहचान क्या है। तो ये सुनते हुए यान उससे कहता है, नहीं मैंने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने केवल बैरियर 178 जाने का मेंशन किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग सेवाई चाहे तो हम लोग उन्हें ढूंढ सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हम ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं है, सेवाई एक रफ जगह है, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे किसी तरह का बिग शॉट है। तो ये सुनते हुए रैन कहता है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है तो हम उसे ढूंढने के लिए सही भाई जा सकते हैं। यहाँ पे ले आते हुए रैन से कहती है, तो ठीक है, हमने सब कुछ पैक कर लिया है, सच में हमारे पास इतना ज्यादा सामान नहीं है जो कि हमें ले जाने की जरूरत है। तो ली की सामान देखते हुए रैन अपने मन में कहता है, क्या सिस्टर ली इतनी सारी गोभी लाई है जो कि मिस्टर झांग के स्कूल के पीछे लगाया हुआ था। और ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा खुश होता है और अपने मन में कहता है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। और वो रैन उन लोगों से कहता है, नहीं हम लोग इतना कुछ नहीं ले सकते, हम लोग सिर्फ वंस और वोटो लेंगे, इसके अलावा हम लोग ये पत्ता को भी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमें सड़क पर बहुत कुछ मिल जाएगा जो कि हम लोग खा सकते हैं। तभी यहाँ पे वांग फुगे अपने बेटे को लेते हुए आ जाता है, जहाँ पे उसका बेटा वांग फुगे से कह रहा होता है, डैड मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे यहीं पर ही रहना है, मैं नहीं जा रहा आपके साथ। तो वांग फुगे से चिल्लाते हुए कहता है, तुम कीड़े दोबारा खाई जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, तुम्हें भी अपनी जान बचाना होगा। तो ये सुनते हुए वांग फुगे का बेटा उससे कहता है, तो आप मुझे कियान को भी लाने के लिए क्यों नहीं देते, उसे भी हमारे साथ ले चलो। तो ये सुनते हुए रैन अपने भाई से कहता है, वैसे ये ली यू कियान कौन है। तो ये सुनते हुए उसका भाई यान कहता है, क्या तुम भूल गए उस अमीर लड़की के बारे में, वो मोटी सी बद्दी सी लड़की। तो ये सुनते हुए रैन कहता है, नहीं मैं उसे साथ नहीं ले जा रहा। तो ये सुनते हुए वो बच्चा रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, आप तो स्कूल के रिप्लेसमेंट टीचर है, आप अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकते हैं, आप अपने स्टूडेंट को नहीं छोड़ सकते। तो ये सुनते हुए रैन वांग फुगे से कहता है, अरे देखो तुम्हारे बेटे को, ये तो प्यार में डूबा हुआ है। तो ये सुनते हुए वांग फुगे का बेटा चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम ये क्या बोल रहे हो, अगर मिस्टर झांग यहाँ पे होते तो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो ये सुनते हुए बाकी सभी लोग अपने मन में कहते हैं, ये बंदा अभी ये सब बातें क्यों कर रहा है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और फिर वो सभी लोग दीवार लांग के वहाँ से निकल रहे होते हैं, जहाँ पे रैन वांग फुगे को निकालते हुए सभी लोगों से कहता है, चलो चलते हैं, अभी हमें जल्दी से यहाँ पे से निकलना होगा, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि हमें कोई ना देखे, हमें चुप के जाना पड़ेगा। और रैन जियासु जैसे गेट के बाहर निकलता है, वैसे उसके सामने काफी सारे लोग आ जाते हैं और वो बंदे आपस में कहते हैं, देखो रैन जियासु वापस आ गया है, हमें से मार डालना चाहिए। तो उन लोगों को देखते हुए वांग फुगे सभी लोगों से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लोग रैन जियासु के लिए यहाँ पे हैं। तभी रैन जियासु उन्हें देखते हुए गन शूट कर देते हैं और उन लोगों से कहते हैं, तो ठीक है चलो आओ मेरे पास। और ये कहते हुए रैन सभी लोगों को मार रहा होता है और कुछ ही पल में वो सभी लोगों को मार डालता है, जिसमें से कुछ लोग भाग रहे होते हैं। तो ये देखते हुए रैन चिल्लाते हुए कहता है, हे तुम लोग भाग क्यों रहे हो, जल्दी सामने और मुझसे सामना करो। रैन उन भागने वाले लोगों को भी मार डालता है और अपने साथियों से कहता है, चलो आगे चलो, साउथ वेस्ट बैरियर 109 की तरफ चलना चाहिए। और ये कहते हुए वो सभी लोग निकल पड़ते हैं और आगे चलते हुए देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ी सी मकड़ी बहुत लोगों पर हमला कर देती है, जो कि सभी लोगों को खा रही होती है। तो ये देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा भूकंप आता है, यानी कि अर्थक्वेक, जो कि देख के सभी लोग हैरान होते हैं। और वो भूकंप इतना बड़ा था कि वहाँ पे जो बड़ा सा दीवार था वो ढह जाता है। तो ये सब देखते हुए रैन चिल्लाते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये दीवार ये सचमुच ढह गई है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। और हम
देखते हैं कि उस गड्ढे के अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर बाहर निकल रहे होते हैं, जो कि देख के सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तो रैन ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है, पिछली बार जब मैं यान के साथ बात कर रहा था कि अगर क्या होगा कि ये दीवार ढह जाए, लेकिन तब मैंने ये दीवार ढहने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ये दीवार तो ढह गया। लेकिन इस बार दीवारों के अंदर भी काफी सारे राक्षस है, तो हमें जल्दी से बच के यहाँ से निकलना होगा। तो हम देखते हैं कि वांग फुगुई और उसके बेटे की तरफ एक बहुत ही बड़ा मकड़ी वहाँ पे आ रहा होता है। तो रैन उसे देखते हुए उस मकड़ी पर गोली चला देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो चलते हैं, जल्दी करो। तो उस दीवार को देखते हुए ली रैन से कहती है, रैन वो दीवार पहले ही ढह चुकी है, क्या उस दीवार के लोग अभी भी बच सकते हैं? तो ये सुनते हुए रैन कहता है, हमें इस वक्त जिंदा रहने की जरूरत है, हमें बस इतना सोचना नहीं चाहिए, हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। तभी यान कुछ देखता है और रैन से कहता है, ब्रदर जल्दी से उस बैरियर की तरफ देखो, वहाँ से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है, वो एक बबल जैसा दिखता है, ऐसा लगता है कि झांगबाओ जनरल ने उस समय बबल बनाया था, क्या वो अभी भी जिंदा है? तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या ये सुपर ह्यूमन का काम है? दूसरी तरफ वो सभी लोग ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं, आखिरकार क्या ये सुपर ह्यूमन है? हम देखते हैं कि उस बबल की तरफ सारे के सारे मकड़ी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर उसकी तरफ जा रहे होते हैं एंड वो सारे के सारे मॉन्स्टर जैसे उसकी तरफ जाते हैं तो वो बबल फूट जाता है। तो ये सब देखते हुए उनमें से एक आदमी कहता है, क्योंकि ये कीड़े अभी हमारे पास नहीं आ रहे तो जल्दी से हमें भागना चाहिए। तो दूसरा आदमी कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जल्दी से चलो, हमें यहाँ से भागना चाहिए। तो ये वांग फुगुई कुछ लोगों को वहाँ पे जाते हुए रैन से कहता है, हे रैन जैसो देखो यहाँ पर हजारों लोग भाग रहे हैं, क्या हमें उधर जाना चाहिए? तो रैन से कहता है, नहीं नहीं नहीं, हमें उधर नहीं जाना चाहिए। वे सभी उन खतरनाक लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, हमें उनके बीच एक दूरी बनाए रखनी चाहिए और हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे नए नए लोग हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और रैन अपने मन में कहता है, मैं इस शहर के लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो कुछ भी करने में कैपेबल है। इसके अलावा अगर हम सिर्फ एक बंदूक के साथ निशाना साध देते हैं तो इनके जैसा ग्रुप तुरंत हमें मारने के लिए दौड़ पड़ेगा। और रैन अपने छोटे भाई यान को गन देते हुए कहता है, जल्दी से इसे छुपा दो। और वो लोग काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं, जहाँ पे जाते हुए रैन कहता है, अभी शाम होने वाली है, हमें लगता है कि हमें यहाँ पे आराम करना चाहिए, क्योंकि अभी रात हो जाएगी और जंगल हमारे लिए सेफ नहीं है। और फिर वो लोग वहाँ पे आराम करने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ पे वांग फुगुई के बेटा उससे कहता है, डैड सुपर ह्यूमन काफी ज्यादा अच्छा है, मैं सुपर ह्यूमन कैसे बन सकता हूँ? तो ये सुनते हुए वांग फुगुई से कहता है, इसके बारे में मैं नहीं जानता। तो वहाँ पे यान आते हुए कहता है, हो सकता है कि इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ भाग्य की तरह होते हैं, तो कुछ जेनेटिक्स में होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सुनते हुए वो लड़का कहता है, क्या मेरे पिताजी सुपर ह्यूमन नहीं है? तो ये सुनते हुए यान उससे कहता है, अरे अरे इतना निराश मत हो सकता है कि वो तुम्हारा खुद का बाप ना हो, तुम्हारा बाप कोई और भी हो सकता है। तो ये सुनते हुए वांग फुगुई चिल्लाते हुए रैन से कहता है, हे रैन तुम्हारे भाई को सुधार, तुम्हारे भाई की जबान बहुत ही ज्यादा चलती है, मैं इस जबान को काट दूंगा। और ये कहते हुए वांग फुगुई चिल्ला रहा होता है। तो उसे देखते हुए रैन और यान दोनों ही उसे चिढ़ा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में कह रहे होते हैं, वांग फुगुई ये तो काफी ज्यादा स्मार्ट बंदा है और इसका दर्जा शहर में काफी ज्यादा है, लेकिन वो अभी कुछ बच्चों के साथ क्यों भाग रहा है? तो उसकी बातें सुनते हुए दूसरा बंदा कहता है, हाँ ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, इसके लिए मैंने इसका पीछे किया था, लेकिन मुझे लगा कि हमारे पीछे बहुत ही ज्यादा खतरा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और वो बंदा उठते हुए कहता है, वांग फुगुई को लगता है कि उसके पास काफी ज्यादा पैसा है, वो इतने सालों तक अपना स्टोर चलाया रखता था, तो उसके पास काफी ज्यादा पैसा होगा और वो अपने साथ कुछ तो जरूर लाया होगा। तो ये सुनते हुए दूसरा बंदा कहता है, हाँ वो तो अपने साथ ली जियाओ को लाया है। तो पहला वाला बंदा कहता है, इसके बारे में तो तुम सोचो भी मत, उसके साथ रैन जैसू और यान है और दोनों के पास ही गन है, क्या तुम नहीं जानते हो? तो दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम इससे डरते हो? हमारे पास एक नंबर है और क्या हम लोग बंदूक से डरते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सुनते हुए तीसरा बंदा कहता है, तो क्या तुम लोग उनसे लड़ने का प्लान बना रहे हो? दूसरी तरफ हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उनको कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो ये सुनते हुए उनमें से एक आदमी कहता है, क्या ये आवाज वो भेड़ियों की है? तो दूसरा बंदा कहता है, हाँ मुझे ऐसे लगता है, जल्दी भागो यहाँ से, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इतना ज्यादा खतरा हो सकता है, हमें जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। दूसरा बंदा भागते हुए कहता है, हाँ हमें यहाँ से भागना चाहिए, हमें रैन जैसू के पास आना चाहिए, उसे ये सब के बारे में पता होगा। और ये कहते हुए वो सभी रैन जैसू के पास भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ रैन जैसू खाना पका रहा होता है और उसे खुशबू सूंघते हुए यान से कहता है, ये तो काफी अच्छा खुशबू है भाई, आखिर ये क्या बना रहे हो? तो ये सुनते हुए रैन से कहता है, अरे मैंने अभी रास्ते में कुछ जंगली धनिया देखा था जो कि मैंने इसमें डाल दी और ये काफी ज्यादा बेहतर हो गया है। तो ये सुनते हुए यान कहता है, धनिया ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो काफी ज्यादा बदबूदार होती है, तुम इसे कैसे खा सकते हो? तो रैन से कहता है, शायद इसलिए हमने पहले कभी बदबूदार कीड़े नहीं खाए हैं। तभी वांग फुगुई का बेटा चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैंने भी इसे कभी भी नहीं खाया है। तभी वांग फुगुई देखता है कि उनके पास बहुत ही सारे लोग दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। तो ये देखते हुए वांग फुगुई चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये सभी यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग डर के मारे रन की तरफ भाग रहे होते हैं। तो ये सब देखते हुए रन कहता है ऐसा लगता है कि ये लोग भाग रहे हैं, क्या हमें भी भागना चाहिए? लगता है कि हमें इन लोगों से दूर रहना चाहिए, ये सभी लोग हमारे लिए काफी ज्यादा खतरा बन सकते हैं। तभी उनके पास से कुछ गाड़ियां गुजरती है तो ये सुनते हुए रन अपने मन में कहता है क्या वो इंजन वाली कार है और वो कार यहाँ पे क्यों है? और रन छुप के उन सारे गाड़ियों को देख रहा होता है। वो अपने मन में कहता है ये सारे के सारे सोल्जर्स उन बैरियर से क्यों निकल गए होंगे? लेकिन जूजियान जू से मैंने सुना था कि उसके मुताबिक किंग के कंसोर्टियम में 4500 सोल्जर्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन वही यहाँ से बाहर क्यों जा रहे हैं? तभी हम उस कार को देखते हैं जिसमें वही बॉस लुआ बैठा हुआ होता है और वो कहता है इतना बदकिस्मत कैंप को उस दरार पर ही सेट क्यों करना था? मुझे अच्छी सी नींद आ रही थी, मुझे खुशी है कि मैंने इसे पूरा कर लिया है, अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और बॉस लुओ उस ड्राइवर से कहता है वैसे मुझे बताओ कि हमारे पास कितना पेट्रोल बचा हुआ है, क्या हम लोग बैरियर 109 तक पहुंच जाएंगे? तो ये सुनते हुए वो ड्राइवर कहता है हम बैरियर 109 से 210 किलोमीटर दूर है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पास उतना ज्यादा पेट्रोल नहीं है जिसकी वजह से हम लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे, लेकिन हम लोग कुछ लोगों को एसयूवी में बिठा सकते हैं। तो ये सुनते हुए बॉस लुओ कहता है अरे इसे भूल जाओ, ट्रक पहले से भरा हुआ है तो एसयूवी में जगह नहीं होगी। तो ये सुनते हुए वो सोल्जर कहता है बॉस आप और चीफ किंग दोनों ही हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, आप कंसोर्टियम के दूसरे लोगों से काफी ज्यादा अलग है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी भी तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सुनते हुए बॉस लोग कहता है तो चलो ठीक है, इसके बारे में बात करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि अच्छे लोग ज्यादा समय तक नहीं जीते हैं? और क्या तुम्हें मेरा चेहरा देख के नहीं लगता कि मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ? हाँ मुझे बताओ। दूसरी तरफ फ्रेंड चुप के उन लोगों को देख रहा होता है और अपने लोगों से कहता है ऐसा लगता है कि सारे बैरियर के एडमिन्स इस दिशा की ओर जा रहे हैं और बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं। वे हमारे लिए जानवरों का ध्यान आकर्षित करेंगे, इसलिए हमें इनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ जानवर हमारे ऊपर हमला कर भी दे तो मैं उनसे निपट लूंगा। और ये कहते हुए वो सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे वांग फुगुई रन से कहता है हे रन जियासु, मुझे नहीं पता कि तुमसे ये पूछना ठीक है कि नहीं, लेकिन वो दूसरे लोग जो कि उन माउंटेन्स की तरफ गए थे उन लोगों का क्या हुआ था? तो ये सुनते हुए रन कहता है वहाँ हमारे साथ सिर्फ 21 लोग गए थे और मुझे लगता है कि उनमें से सिर्फ 4 लोग ही बचे हैं। तो ये सुनते हुए वांग फुगुई काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है क्या सिर्फ 4 लोग बचे हैं? और वो 4 में से ये रैन जिसू अभी भी जिंदा है। और वो वांग फुगुई रैन से कहता है तो क्या वो लोग सुपर ह्यूमन हो सकते हैं? तो रैन उससे कहता है उन माउंटेन्स के अंदर क्या है मैं श्योर रूप से नहीं बता सकता, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के राक्षस है। तो ये सुनते हुए वांग फुगुई से कहता है हे रैन जिसू कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम समय से हमें वहाँ से नहीं लाते तो शायद मैं और दाला वहीं पर ही फंसे रहते, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें कैसे थैंक यू कहूँ। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे थैंक यू कहने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो ये सुनते हुए वांग फुगुई से कहता है कि क्या मैं नहीं समझा। और फिर वो सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी रैन उन लोगों को रोक देता है और वो सभी देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी एक बंदे के ऊपर गन थाने हुए खड़ा हुआ होता है। वो आदमी जिसके हाथ में वो गन होता है वो दूसरे आदमी से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे खाना दे दो, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, अब तुम मरने वाले हो। तो ये सुनते हुए वो दूसरा बंदा कहता है लेकिन मुझे भूख लगी थी, मैं क्या करता? तो वो डॉन कहता है जाओ और वहाँ पे देखो क्या तुम्हें कुछ मिल सकता है, हमारे लिए खाने के लिए ढूंढो। तो वे सुनते हुए वो बंदा कहता है हम लोग बैरियर के अंदर से है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमें छूने की, हम वहाँ के रिफ्यूजीज है। तो वे सुनते हुए वो डॉन कहता है ओह तो तुम बैरियर के भीतर के लोग हो, मैं वहाँ के ग्रेवल फैक्ट्री का मैनेजर हूँ और मेरा नाम वांग ही हैंग है। और ये कहते हुए वांग उस पर गोली चला देता है और उसे मार डालता है और बाकी बचे हुए लोगों से कहता है बैरियर 113 अब चला गया है, अब हमें बैरियर 190 तक पहुंचने के लिए एक नई लाइफ शुरू कर देनी चाहिए, जिसके पास भी गन्स है वो बॉस है, और मैं सिर्फ इनोसेंट पीपल को नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें तब तक जीने दूंगा जब तक तुम मेरी बात सुनोगे। और वांग उन तीनों से कहता है तुम और तुम और तुम जाओ और एक एक करके खोजो कि यहाँ पे कोई भी वैल्यूएबल चीज है कि नहीं, जल्दी जाओ, यहाँ पे खड़े क्यों हो, जल्दी जाओ उसे ढूंढो। तो ये सुनते हुए वो सारे के सारे बंदे वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे जो भी लोग उन्हें दिखता है तो वो लोग उनको लोगों को परेशान करते हैं और उनसे कहते हैं तो हमारे पास जो भी है वो हमें सौंप दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। और ये कहते हुए वो बंदे आसपास के लोगों से सारे के सारे सामान लूट के लाते हैं। तो ये सब देखते हुए वांग सभी लोगों से कहता है ऐसा लगता है कि तुम लोग सीधा सोच रहे हो, अगर तुम लोग मेरी बात सुनते हो तो मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा। तो ये देखते हुए वांग फुगुई काफी ज्यादा डर जाता है और वो रैन से कहता है हे रैन क्या वो हमारा सामान भी ले जाएंगे? तो ये सुनते हुए रैन कहता है अरे आराम करो, हमसे कोई भी कुछ नहीं लेगा, आखिर तुम्हें पता ही है ना तो कि तुम्हारे सामने कौन है। तभी 2 लोग उन्हें देखते हैं जिनमें से एक आदमी उन्हें देख रहा होता है और कहता है आखिर यहाँ पे क्या गलत है। तो उसे देखते हुए दूसरा बंदा कहता है हे तुम क्या देख रहे हो, क्या वो रैन जियासु है? तो दूसरा बंदा कहता है हाँ वो तो सिर्फ 16 साल का बच्चा है। तो पहला वाला बंदा कहता है क्या तुम नहीं जानते कि वो हमारे शहर में बदनाम है? तो दूसरा बंदा कहता है तो ठीक है इसे छोड़ दो। पहला वाला बंदा कहता है हाँ चलो छोड़ देते हैं इसे पंगा लेना ठीक नहीं है। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रैन उन दोनों को पुकारते हुए कहता है हे तुम लोग यहाँ पे आओ। तो उनमें से एक बंदा कहता है हे
कि किस लिए। रैन उन दोनों में से एक हाथ में बहुत सारी घड़ी देखता है और वो उन लोगों से कहता है तुम्हारे हाथ में जो घड़ियां है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। तो ये देखते हुए वो दोनों बंदे अपने मन में सोचने लगते हैं हमने उससे लूटा भी नहीं है और वो हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। रैन उन दोनों से हंसते हुए कहता है हे तुम लोग क्या मेरी बात सुनोगे कि नहीं, क्या तुम इसे और भी हार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्या मैं आऊँ तुम्हारे पास। तो ये सुनते हुए वो दोनों बंदे कहते हैं नहीं 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 कोई भी जरूरत नहीं है, हम आते हैं और ये लीजिए आपकी घड़ी। तो ये देखते हुए रैन कहता है तो ठीक है ये काफी सही है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। रैन वो सारे के सारे घड़ी ले लेता है और आपस में एक दूसरे के साथ बांट देता है और सभी लोगों से कहता है हम में से हर एक के पास एक घड़ी होगा जिससे कि हम लोग समय देख सकते हैं। उस घड़ी को देखते हुए डुलोंग काफी ज्यादा खुश होता है और रैन से कहता है रैन थैंक यू, और वो अपने आप से कहता है मुझे अचानक इतना सस्ता क्यों लग रहा है। और फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे रैन उन लोगों से कहता है जल्दी आओ और मेरा पीछा करो, हम एक जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम लोग रेस्ट कर सके और वहाँ पे हवा भी चले और उसके बाद हम लोग सुबह निकल जाएंगे। और फिर रैन आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो कुछ लोगों को देखता है जहाँ पे वो लोग आपस में कह रहे होते हैं हे मत डरो मत, अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो वो टीचर इससे निपट लेंगे, हम पहले ही वहाँ से भाग चुके हैं। तभी वो लेडी रैन जियासू को देखती है और ये देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। रैन वहाँ पे आग लगा लेता है और उस लेडी को देखते हुए अपने मन में कहता है बैरियर की दूसरी तरफ की हाई स्कूल, क्या ये वहाँ की स्टूडेंट है। मैंने मिस्टर झांग से सुना था कि बैरियर के अंदर बहुत सारे स्कूल है, यहाँ तक कि वहाँ पे काफी बड़े बड़े स्कूल हैं, क्या ये वहाँ के बच्चे हैं। इन्हें देख के ऐसा लगता है कि ना तो उन्हें जंगल जाना है और ना ही उन्हें कोई काम करना है, क्या ये कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ ये जानने के लिए कि उनके स्कूल में क्या हुआ होगा। तभी रैन को कुछ महसूस होता है और वो अपने मन में कहता है रुको, उस समय मैंने खुद को थैंक्स कह के एक वेपन अनलॉक किया था, क्या वो अभी भी है, क्या मैंने ये मिशन खुद ही कम्प्लीट किया था, क्या मैं खुद को थैंक यू कह सकता हूँ। वो ब्लैक ब्लेड पहले से ही टीयर पर बहुत ही ज्यादा मजबूत है, तो वो ब्लेड कितना ज्यादा इनविंसिबल हो जाएगा जब वो नेक्स्ट टीयर में पहुंच जाएगा, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया होगा। और रैन अपने आप को थैंक्स कहने लगता है, वो अपने आप से कहता है मैं इनोसेंट लोगों को मारने के लिए खुद को थैंक्स कहता हूँ, मैं इतना अच्छा खाना बनाने के लिए खुद को थैंक्स कहता हूँ और इतने सारे लोगों को अपने साथ ले आने के लिए मैं खुद को थैंक्स कहता हूँ। तो उसे देखते हुए यान काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहने लगता है आखिर भैया क्या कर रहे हैं। रैन के सामने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता तो देख के रैन कहता है क्या कुछ भी नहीं आया, आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूसरी तरफ हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि मिसेस जियांगबू से कहते हैं मिसेस जियांगबू मैं भूख से मर रही हूँ। तो ये सुनते हुए जियांगबू कहती है अगर हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हमें जल्दी ही खाना मिल जाएगा, बैरियर 109 हमें रेस्क्यू कर सकती है, वो कभी भी हमारी मदद कर सकती है, तो हमें बर्दाश्त करना होगा। अगर तुम सच में ये बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं जंगल में जाऊंगी और कुछ सब्जियां लेके आऊंगी। और जियांगबू रैन को देखते हुए कहती है क्या तुमने उन लोगों को देखा, वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो लोगों के पास काफी ज्यादा स्किल है, तो ठीक है अगर वो लोग जो भी घास पत्तियां खाने के लिए चॉइस करेंगे हम लोग वही चॉइस करेंगे। तो ये सुनते हुए दूसरा स्टूडेंट कहता है हम उन्हें हमारी मदद करने के लिए क्यों नहीं कहते, हमें ये करना चाहिए। तो ये सुनते हुए जियांगबू से कहती है नहीं जब बैरियर काफी ज्यादा दूर हो गई है तो अब तुमको ये समझना चाहिए कि हर कोई हमारी मदद करने के लिए बैरियर में नहीं है, हमें खुद को बचाने का तरीका ढूंढना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैन के पास ली आ जाती है और उसे कहती है हे रैन जियासू क्या तुम उन स्टूडेंट्स को देख सकते हो, वो बैरियर से है और वहाँ पे काफी अच्छी दिखने वाली लड़कियां भी है जो कि तुम्हारी उम्र के आसपास ही है, तो मुझे बताओ तुम्हें उनमें से कौन सी पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए उन लोगों से बात कर सकती हूँ। उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और अगर वो लोग तुम्हारा ये बनाया हुआ खाना खाएंगे तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और हमारे साथ आ जाएंगे। तो ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और ली से कहता है ली तुम इस समय इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, हमें सबसे पहले बैरियर 109 के बारे में चिंता करनी चाहिए। तो ये सुनते हुए ली कहती है जरूर, लेकिन तुम अपना मन बदल सकते हो, तो आप मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या करना है, तो मैं तुम्हारे बच्चे पालने के लिए तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कल हमारा जो न्यू सीरीज आने वाला है तो उसका जरूर वेट करना और साथ ही साथ हमारा Q&A वीडियो भी कल आने वाला है, तो प्लीज वेट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो बंदा है जो कि अपने आप को मंकी किंग कहता है उसका नाम चैन वुडी है, आपसे कंफ्यूज मत होना। एपिसोड की शुरुआत में रैन को दिखाया जाता है जो कि चैन वुडी को देखते हुए अपने मन में कहता है ये बंदा ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। और रैन अपने मन में कहता है लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि हर सुपर ह्यूमन की एबिलिटी का कनेक्शन उसके कॉन्शियसनेस से है, ठीक उसी तरह जैसे कि जू अपने शैडो को अपने दिमाग से कंट्रोल करता है, जो कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरी मेंटेलिटी का क्या, इसका क्या होगा, मेरे पास अभी भी क्लियर आंसर नहीं है। तभी रैन के पास जियांगबू आती है और उससे कहती है क्या हम तुमसे थोड़ा सा आग उधार ले सकते हैं, क्या मैं से कुछ अपनी लड़कियों के साथ ट्रेड कर सकती हूँ। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है हाँ क्यों नहीं। रैन की बातें सुनते हुए जियांगबू से थैंक यू कहती है, जो कि सुन के रैन को और एक ग्रेटिट्यूड मिल जाता है। वो सभी लोग उस आग को ले जाते हुए कहते हैं ये तो काफी ज्यादा ग्रेट है, हमारे पास अब आग है। रैन उन लोगों को देखते हुए अपने मन में कहता है
इनके जैसे लोग जिन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इन्हें यहाँ पे जिंदा रहने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना होगा। इनका जिंदा रहना तो वाकई में काफी ज्यादा कठिन है। तभी रैन के पास चैन बूढ़ी कुछ खाना लेते हुए आ जाता है और रैन से कहता है मास्टर क्या आपको कुछ खाना चाहिए? तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है मुझे भूख नहीं है और वैसे भी ये खाना तुम्हें मिला है तो तुम्हें इसे खुद के पास रखना चाहिए। तभी चैन बूढ़ी वांग फुगी को गन देते हुए कहता है हे दूसरे ब्रदर, तुम्हारे लिए है, तुम इसका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हो। तो सुनते हुए वांग फुगी से थैंक्स कहता है। वांग फुगी देखता है कि चैन बूढ़ी वैसे ही सो गया। ये सब देखते हुए वांग फुगी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये ऐसे ही सो गया है? तो उसे देखते हुए रैन अपने मन में कहता है भले ही चैन बूढ़ी इस तरह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखता है, फिर भी अगर मैं उसे धमकाता हूँ तो मैं खुद को दोषी मानूंगा। क्या ऐसे फूल लक कहा जाता है? ये इसके एबिलिटीज में से एक है, ऐसा मुझे लगता है। तभी रैन के पास यान आते हुए उसे कहता है बड़े भाई लगता है कि आप थक गए होंगे, आपको पहले आराम करना चाहिए। मैं यहाँ पे रात भर पहरा दूंगा, आप जाके आराम कर लीजिए। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जाओ और पहले आराम करो। तो ये सुनते हुए यान उससे कहता है लेकिन बड़े भाई। तभी रैन उससे कहता है लेकिन क्या? मैं तुम्हें आराम करने के लिए कह रहा हूँ तो जल्दी जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो और जाके आराम करो। ये सुनते हुए रैन सोने के लिए चले जाता है। ये सब देखते हुए रैन अपने मन में कहता है जबकि हम लोग पहले से ही बैरियर नंबर 109 की ओर आगे बढ़ चुके हैं, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि हम लोग सारी लड़ाई के दौरान बैरियर 109 में घुस सकते हैं। मैंने अपने स्टोर में जो सोना छुपा रखा है और साथ ही साथ जो दवा वांग लाया था वो हमारे जिंदा रहने के लिए पूरा होगा। लेकिन अगर हम लोग उस बैरियर के अंदर ना जा पाए तो हमें बैरियर के बाहर ही रहना पड़ेगा। चैन बूढ़ी उठते हुए आ जाता है और रैन से कहता है मास्टर आप अभी भी जाग रहे हैं? तो ये सुनते हुए रैन से कहता है तुम तो अभी थोड़ी देर के लिए सोए हो, क्या इतना काफी है? तो ये सुनते हुए चैन बूढ़ी से कहता है हाँ इतना काफी है। जब से मैं जानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, कि मैं एक डीमन किंग हूँ, तब से 3-4 घंटे की नींद मेरे लिए काफी है। तो ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है क्या ये ऐसे ही काम करता है? और रैन चैन बूढ़ी से कहता है ठीक है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? तो ये सुनते हुए चैन बूढ़ी से कहता है हजारों साल पुराना, जो कि जानता है कि इससे पहले मैं कितनी बाधा और अनुभवों से गुजर चुका हूँ, मेरी उम्र काफी है बॉस। तो ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है क्या ये आदमी ये पगला बगला गया है क्या? ये तो सच में ही अपने आप को मंकी किंग मान रहा है। और रैन से कहता है मैं तुम्हारी करंट लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जल्दी बताओ तुम्हारे इस करंट लाइफ में तुम्हारी उम्र क्या है? सुनते हुए चैन बूढ़ी कहता है हाँ मैं 22 साल पुराना हूँ। ये सब सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है यानी कि मैं उससे 5 साल छोटा हूँ, मैं ऐसे ही उसका मास्टर बन गया? क्या कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी का मिलना यही मतलब है इसका? और रैन उससे कहता है क्या तुम्हें एजिलम के प्राइवेट ट्रूप्स के द्वारा भेजा गया है? रैन उससे कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे वहाँ पे बहुत ही पहले भेजा गया था। मैंने उन्हें बताया कि मैं डीमन किंग का पुनर्जन्म हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया और फिर उन लोगों ने मेरे खून का सैंपल लिया था। रैन उससे कहता है तो क्या तुम झांग बायों को जानते हो? तो चैन उससे कहता है वो बुलबुला उड़ाने वाला लड़का, हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो ठीक मेरे बगल वाले कमरे में था, लेकिन वहाँ पे एक और मरीज भी था, लेकिन मुझे पता नहीं उसके बाद वो कहाँ चले गया। तो ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है तो इसका मतलब सच है कि चैन बूढ़ी सच में एजिलम से बाहर आया है और वो झांग के साथ था। मैंने सोचा था कि बैरियर के अंदर लोगों को झांग और दूसरे लोगों को अलग कर देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये खून का सैंपल क्यों लिया? आखिर वो लोग क्या करना चाहते हैं? तभी रैन को एक बात याद आती है और वो अपने मन में कहता है रुको, चैन ने कहा था कि वहाँ पे 3 सुपर ह्यूमन बंद हुआ करते थे, लेकिन उनमें से एक गायब हो गया। जो गायब हो गया आखिर वो कहाँ गया? और फिर रैन चैन से कहता है वैसे क्या तुमने कोई भी फ्यूचर प्लान बनाया है? तो ये सुनते हुए चैन उससे कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ वेस्ट की ओर जा रहा हूँ। सुनते हुए रैन उससे कहता है लेकिन क्या होगा कि अब मैं और ना जाऊँ? चैन ये सुन के काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें वहाँ पे जाना ही होगा। इन पूरे सालों में मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी और वो है मेरे मास्टर को ढूंढना और उनके साथ वेस्ट की ओर जाना, जहाँ पे राक्षसों को मारने के बाद रास्ते में शांति फैलाना। और अब मास्टर ने कहा कि वो अब आगे नहीं जा रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं मास्टर आपको जाना ही होगा। और ये कहते हुए चैन गिड़गिड़ा रहा होता है। तो उसे देखते हुए रैन अपने मन में कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे क्या करना होगा? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। और वैसे भी झांग ने मुझे वेस्ट के बारे में नहीं बताया है। और रैन चैन से कहता है वैसे क्या तुम जानते हो कि वो जगह कहाँ पे है? सुनते हुए चैन उससे कहता है नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है अगर तुम नहीं जानते तो ये काफी ज्यादा आसान है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी तुम मेरे साथ रहो। तो ये सुनते हुए चैन काफी ज्यादा खुश होता है और रैन से कहता है क्यों नहीं, मैं आपके साथ ही हूँ। और फिर कुछ समय बाद सुबह हो जाती है, जहाँ पे वो लोग आगे चलने के लिए निकल पड़ते हैं। और वहाँ पे आगे बढ़ते हुए यान रैन से कहता है ब्रदर क्या आप पूरी रात सोए नहीं? तभी रैन दूसरे बंदे को देखता है जो कि खांसते होते हैं और उन्हें देखते हुए रैन अपने मन में कहता है क्या इन लोगों ने इस लंबी जर्नी में रेस्टलेस नाइट्स के कारण कोई फ्लू पकड़ लिया है? और हम देखते हैं वो सभी लोग खांस रहे होते हैं। और रैन अपने साथियों से कहता है हमें चलते रहना होगा, ये जगह तो इन्फेक्टेड हो गया है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो ये सुनते हुए वांग फुगुई काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है क्या इन्फेक्टेड? चलो चलते हैं, हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा। और वो सभी भागने लगते हैं। तो उन लोगों को आगे चलते हुए देख रैन से कहता है मास्टर में ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तो दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये तो काफी अच्छा काम होता है। चैन रैन से कहता है वेस्ट तो भी आगे है,
लेकिन रैन उससे कहता है अगर तुम्हें वेस्ट ही जाना है तो तुम यहीं रुको, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है और उसके साथ ही इसका चैप्टर भी यही खत्म हो रहा है। एंड इसका चैप्टर आगे रिलीज होते रहेगा और मैं उसके साथ एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। तब तक के लिए इसका वीडियो काफी ज्यादा कम आएगा। एंड हमारा न्यू सीरीज भी कंटिन्यू हो चुका है तो उसको भी आप लोग भरपूर सपोर्ट करिए और साथ ही साथ कल हमारा Q&A वीडियो या फिर आज भी आ सकता है तो उसका भी इंतजार करिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये मैक्स लेवल ऑफ गॉड सीरीज है इसके चैप्टर खत्म हो चुके हैं। एंड अब से जैसे ही इसके लेटेस्ट चैप्टर आते रहेंगे वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो न्यू सीरीज है रिबर्थ ऑफ हेवन गॉड उसमें अच्छा सपोर्ट नहीं आ रहा है। तो क्या मुझे न्यू सीरीज कंटिन्यू करना चाहिए? अगर मुझे न्यू सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए तो प्लीज अच्छे कॉमिक्स के नेम कमेंट कर दीजिए ताकि मैं उससे ढूंढ के एक अच्छी सी कॉमिक एक्सप्लेन कर सकूं। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चैन वुडी को दिखाया जाता है जो कि रैन से कह रहा होता है मास्टर जी आखिरकार मैंने डिसीजन ले ही लिया, मुझे अभी के लिए आपको वेस्ट की ओर जाने के लिए कहना चाहिए। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है अच्छा तो तुमने इसका डिसीजन ले ही लिया है। दूसरी तरफ हम जियांग वू को देखते हैं जिससे कि एक स्टूडेंट कह रही होती है टीचर हम यहाँ पे क्यों नहीं रुक रहे हैं और क्या हम दूसरों की मदद कर सकते हैं? तो ये सुनते हुए टीचर उससे कहती है हाँ तुम कर सकते हो और उसे दूर से रैन देख रहा होता है और उसे देखते हुए वो आगे चल पड़ता है और उसके साथ साथ उसके जितने भी साथी होते हैं वो सभी उसके साथ चल रहे होते हैं। तो ये सभी देखते हुए जियांग वो अपने स्टूडेंट से कहती है नहीं हमें सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि अपनी सुरक्षा कैसे करें, जो कि मैं तुम लोगों को अभी सिखा रही हूँ और वो गलत भी हो सकता है लेकिन तुम लोगों को अभी मुझे फॉलो करना चाहिए। ध्यान से सुनो सभी, मेरे पीछे पीछे आओ और जब भी तुम उस जंगली पौधे या फिर उस जंगली सब्जियों को देखते हो तो तुरंत उसे ले लेना। तो ये सुनते हुए उसकी स्टूडेंट कहती है लेकिन वो तो काफी ज्यादा खराब लगता है, उसका स्वाद वो तो बेकार है। तो ये सुनते हुए टीचर जुआंग वो उससे कहती है तुम्हें अभी के लिए खाना ही पड़ेगा, हमें जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ रैन अपने मन में कहता है इतने लंबे समय तक चलने के बाद भी हमें कोई भी भेड़िया क्यों नहीं मिला, या फिर हमारा जो ये ग्रुप है ये उनके लिए खतरा होना चाहिए। हमारे साथ जो भी ग्रुप है उनके लिए ये तो खतरा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हो सकता है कि हमारी ज्यादा संख्या होने के बावजूद वो लोग डर रहे होंगे। ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है तो मुझे अपनी पावर भी दिखानी नहीं चाहिए। तभी यान को कुछ गाड़ियां दिखती है और वो रैन से कहता है क्या वो किंग कंसोर्टियम के कारें हैं, उनके कारें क्या वो इतनी कमजोर है? तो ये सुनते हुए रैन कहता है उनके पास 2 कार है और वो इस समय खराब हो गए हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम उनके आदमियों से टकरा जाएंगे जिनकी वजह से उन लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन हम उन लोगों से मदद ले सकते हैं। तो चलो देखते हैं किंग कंसोर्टियम के लोग कहाँ पे हैं, हम उनसे मदद ले सकते हैं। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ये तो काफी अच्छा है, आखिरकार एक सेना से मिल ही गए, हम लोग बच गए हैं। तो ये सब देखते हुए रैन रुक जाता है और सभी लोगों से कहता है रुको अभी के लिए उनके करीब मत जाओ। और रैन देखते कि वहाँ पे वो बॉस लुओ है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है क्या वो मोटा यहाँ तक आ गया है, ये मोटा आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहा है? लेकिन उनके सोल्जर्स को देखते हुए लगता है कि उन लोगों ने अपने घायल हुए सोल्जर्स को नहीं छोड़ा है। तभी हम देखते कि उन सोल्जर्स के पास काफी सारे बंदे आ रहे होते हैं। तो ये देखते हुए बॉस लुओ अपने सोल्जर से कहता है जल्दी करो, अपने हाथ में बंदूक ले लो और उन बाहर के लोगों को यहाँ पे हमला करने से रोक दो। तो ये सुनते हुए वो सारे के सारे सोल्जर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखते हुए वहाँ पे जितने भी लोग आ रहे होते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहीं पर ही रुक जाते हैं। ऐसा ही कुछ समय बाद रात हो जाती है जहाँ पे वो सोल्जर्स लोग आग चला लेते हैं, लेकिन बाकी के लोग वैसे ही रहते हैं। जहाँ पे जैन अपने लोगों से कहता है आसमान में काफी ज्यादा अंधेरा है, हमें अभी के लिए आराम करने के लिए आसपास में किसी जगह का तलाश करनी चाहिए। तो ये सुनते हुए उससे वांग फुगुई कहता है हे रेंजियासु क्या हम किसी खतरे में होंगे, क्योंकि हम किंग के लोगों के इतने करीब जो है तब से जब हम लोग भाग रहे थे तब हमने इनके कुछ लोगों को मार डाला था। रैन उन लोगों को देखते हुए कहता है हमें अभी ठीक होना चाहिए, हम यहाँ पे रह सकते हैं और अगर कुछ भी हो जाए तो बस जंगल की ओर दौड़ना और आगे बढ़ते रहना। और फिर कुछ समय बाद रैन आग जला लेता है जहाँ पर रैन सभी लोगों से कह रहा होता है सिचुएशन के बेस पर हमें अभी के लिए सबसे बड़े ग्रुप्स को फॉलो करना चाहिए। मुझे ये चिंता है कि अगर हमें ये ग्रुप छोड़ना पड़ा तो हमारे लिए वो खूंखार भेड़िया आ जाएंगे और हमें खा जाएंगे। तो ये सुनते हुए वांग फुई कहता है तो ठीक है हम यही करेंगे। तो उठते हुए रैन कहता है तो ठीक है मैं और मंकी किंग जाके कुछ आग जलाने वाली लकड़ियाँ लेके आएंगे, तो तुम लोग इस अवसर को आराम करने के लिए यूज कर सकते हो। और ये कहते हुए रैन और साथ ही साथ चेन बुड़ी आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे रैन अपने मन में कहता है मुझे अभी भी सावधान रहना चाहिए, चेन बुड़ी पर नजर रखना काफी ज्यादा बेहतर है, हो सकता है कि वो किसी इरादे से हमसे जुड़ा है। सावधान होने में मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं है, हमारे पास भी एक लंबा रास्ता तय करना है। अगर हम ये साबित करने में सक्षम हो जाए कि हमारा ये चेन बुड़ी का दूसरा कोई मकसद नहीं है तो लास्ट में हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये हमारा साथी हो जाएगा। तभी चेन बुड़ी रैन से कहता है मास्टर क्या हम कल सुबह वेस्ट की ओर चलेंगे? ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उससे कहता है क्या वेस्ट? हम मैं सोचूंगा। और फिर रैन चेन बुड़ी से कहता है चेन बुड़ी तुम्हारे पास वेस्ट जाने के अलावा और कोई दूसरी चीजें नहीं है जो तुम करना चाहते हो?
तो ये सुनते हुए चैन वुडी से कहता है मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं करना चाहता था। तो ये सुनते हुए रैन कहता है क्या है वो। तो चैन वुडी से कहता है मुझे जेजिया नाम की एक लेडी को तलाश करना है। ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। चैन वुडी से कहता है मेरे पास दो चीजें हैं जो कि मुझे इनकारनेशन के बाद, एक तो वेस्ट की ओर जाने वाले मास्टर का होना और दूसरा जेजिया नाम की लड़की को खोजना। तो ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है ये कोई साजिश तो नहीं बना रहा वेस्ट की ओर जाके, क्या ये मुझे मारना चाहता है। और फिर कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि चैन वुडी सो जाता है। अभी सुबह हो जाती है। वो ऐसे ही रैन और उसके सभी साथी आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये देखते हुए चैन वुडी उनके पीछे पीछे भागते हुए कहता है मास्टर मेरे लिए रुक जाओ, मुझे भी आने दो अपने साथ। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मुझे पता है कि ये एपिसोड काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन क्या करें, चैप्टर काफी ज्यादा छोटा है। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सब बिना किसी तरीके चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चैन वुडी और रैन को दिखाया जाता है जो दोनों लकड़ी इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने मिसेस जियांग आ जाती है और उन दोनों से कहती है तुम लोगों को ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले से बहुत सारी लकड़ियां है, तो तुम लोग ये मत करो। ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है ये तो काफी ज्यादा बेहतर है, हमारे पास और भी ज्यादा लोग हैं जो लोग एक साथ बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर सकते हैं। और ये कहते हुए रैन उन लोगों से कहता तो ठीक है, आप सभी का बहुत ही धन्यवाद। ये सुनते हुए मिसेस जियांग उससे कहती है तुम्हें यह कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, इससे पहले तुमने हम सभी को आग दिया था, अगर आप नहीं होते तो हमारे सारे के सारे स्टूडेंट पहले ही मर चुके होते। और ये कहते हुए मिसेस जियांग अपने स्टूडेंट के साथ वहाँ से जाते हुए रैन से कहती है तो चलो चलते हैं, एक साथ वहाँ पे चलते हैं। ये सुनते हुए रैन कहता तो ठीक है और वो अपने मन में कहता है मैंने पहले उन्हें आग दिया था, ये तो एक सौदा नहीं था, फिर भी मैंने उनसे एहसान चुकाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी, लेकिन ये तो काफी अच्छे हैं। दूसरी तरफ हम चैन वुडी को देखते हैं जिसके पास एक लड़की खड़ी हुई होती है। वो चैन वुडी को देख के शर्मा रही होती है। वो उससे कहती है तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम हो। ये सुनते हुए चैन वुडी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है थैंक यू फीमेल। ये सुनते हुए वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे कहती है क्या एक फीमेल, क्या तुम इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कह सकते। और फिर रैन चैन वुडी से कहता है चलो जाओ, मुझे अच्छा लगा, जाओ उन स्टूडेंट की मदद करो। और कुछ समय बाद वो सारे के सारे स्टूडेंट आग जलाते हैं जो कि काफी बढ़िया होता है और वो लोग अच्छा सा खाना पकाते हैं। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा खुश होता है। वो अपने मन में कहता है ये तो काफी बढ़िया है, लगता है आज मुझे भूखा सोना नहीं पड़ेगा, इनको आग देखे तो मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ। दूसरी तरफ चैन वुडी वो भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो मीठे आलू खा रहा होता है। चैन वुडी रैन को देखता है जो कि कुछ सोच रहा होता है। तो ये देखते हुए चैन वुडी से कहता है मास्टर क्या आपको नहीं लगता कि हमारे ग्रुप में कुछ चीज की कमी है। तो ये सुनते हुए रैन कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो, हमारे ग्रुप में भला किस चीज की कमी है। तो चैन वुडी कहता है मैं एक मंकी किंग हूँ और हमारे पास कोई व्हाइट ड्रैगन हॉर्स नहीं है, हमें उस व्हाइट ड्रैगन हॉर्स की जरूरत है। ये सुनते हुए वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अजीब सा मुंह बनाने लगते हैं। चैन वुडी उन दोनों को देखते हुए कहता है अरे आप लोगों को मुझे इस तरह देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम दोनों से कभी नहीं कहा कि तुम दोनों व्हाइट ड्रैगन घोड़े हो, मैं तुम लोगों को नहीं बुलाऊंगा। ये सुनते हुए वो दोनों एक चैन की सांस लेते हैं और कहते हैं ये तो काफी अच्छा है, चलो इस पागल से छुटकारा तो मिला। तभी हम देखते हैं कि वांग फुगुई का बेटा वांग फुगुई से कह रहा होता है पिताजी इसका मतलब क्या है, क्या हम लोग सच में पिगी और वो तपस्वी रहते हैं। तो ये सुनते हुए वांग फुगुई कुछ भी नहीं कह रहा होता है। रैन अपने मन में कहता है पागल होने के बावजूद भी मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि चैन वुडी ऐसे हरकत करेगा, क्या इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, ये कुछ भी बोले जा रहा है। रैन के पीछे हम मिसेस जियांग को देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट से कह रही होती है प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, हम जल्द ही बैरियर नंबर 109 में पहुंच जाएंगे, तो प्लीज सब्र रखो। तुम सभी को भी ये मीठे आलू खाना चाहिए और अपना पेट भरना चाहिए। और ये मीठे आलू तुम लोगों ने अच्छे तरीके से खोजा है, ये तो काफी बढ़िया है, तो इसे अच्छे से खा लो। जब तुम लोग सफर कर रहे होगे तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। तुम्हें ये ढूंढने में थोड़ी भारी तो लग सकता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा है क्योंकि इससे थोड़ी बहुत भूख तो मिटेगी ही और थोड़ी सी ताकत तो मिलेगी ही। तभी एक स्टूडेंट कहता है टीचर हम क्या सच में बैरियर नंबर 109 में सेफली पहुंच जाएंगे। तो ये सुनते हुए टीचर यानी कि मिसेस जियांग उससे कहती है हाँ मुझे यकीन है हम ये कर सकते हैं, जब तक हम उस लड़के रैन के साथ रहते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। तो ये सुनते हुए वो स्टूडेंट कहता है टीचर मेरा एक क्वेश्चन है। तो ये सुनते हुए मिसेस जियांग कहती है हाँ बताओ क्या है, जल्दी बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो। तो स्टूडेंट कहता है ये बात नहीं है टीचर, अपने ऊपर देखो। और वो टीचर और साथ ही साथ रैन दोनों ही अपने आसमान की तरफ देखने लगते हैं। तो ये देखते हुए वो टीचर कहती है अरे तुम लोगों ने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं याद दिलाया। अरे चेंज होता है, हमें बॉस लोग को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल्जर्स के साथ बैठा हुआ होता है और वो खाना खा रहा होता है। तभी एक सोल्जर खड़े उठते हुए बॉस लोग से कहता है हे बॉस आपने कहा था कि आपका भाई आपको बचाने के लिए किसी को जरूर भेजेगा, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं। तो ये सुनते हुए बॉस लोग से कहता है मैं ये श्योरली नहीं कह सकता, अब मैं इसके बारे में और भी ज्यादा चिंता कर रहा हूँ। जब मैंने उसे पूछा था वो तब भी पहाड़ में था, लेकिन अब भी वो नहीं आया, मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं, अब पता नहीं क्या होगा। तो ये सुनते हुए वो सोल्जर कहता है मुझे नहीं लगता कि वो बॉस क्वीन को कुछ भी होगा, वो हमेशा से बहुत ही सतर्क रहे हैं और वो हमसे काफी अच्छे भी है। ये सुनते हुए बॉस लोगों से कहता है तो क्या अभी जो हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था, ज्वालामुखी फूटी और जो भूकंप आया था, इसके बारे में क्या,
इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे हम लोग बैरियर 112 के बहुत ही करीब है और अगर हम लोगों का कोलैप्स टूट गया है तो शायद वो बैरियर 112 में चला गया होगा। क्वीन कंसोर्टियम ने इतने कम समय में 2 बैरियर को खो दिया है। मुझे डर है कि मेरे भाई क्वीन जेन को इसके लिए कोई सीरियस पनिशमेंट ना मिले। तो ये सुनते हुए वो सोल्जर कहता है लेकिन ये तो हमारा दोष नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही कर रहा है या कौन नहीं, ये हमारी गलती नहीं है। ये सुनते हुए बॉस लुओस से कहता है क्वीन के कंसोर्टियम के भीतर बहुत सारे दुश्मन हैं और वो सभी उसके पीछे लगे हैं। वो सारे के सारे दुश्मन दूसरे कंसोर्टियम के लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं, इसलिए कंसोर्टियम को चिंता हो सकती है कि वो इसे कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे, उसे एक पल के लिए स्टैंड बाय पर रख नहीं पाएंगे। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ टेम्पररी है क्योंकि क्वीन उस कंसोर्टियम के लिए अभी भी बहुत ही काम की चीज है। सीन चेंज होता है, हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि आगे चल रहा होता है। तभी वो टकला उससे कह रहा होता है चेयरमैन तुमसे बात करना चाहते हैं। तो ये सुनते हुए क्वीन उससे कहता है अरे उन्हें बताओ कि मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे भी बहुत ही काम है। तो ये सुनते हुए वो टकला उस चेयरमैन से कॉल में कहता है हाँ मैं समझता हूँ, मैं श्योरली उसे बता दूंगा कि क्या क्या हुआ है। और वो टकला क्वीन से कहता है बैरियर 112 और बैरियर 113 ये गिर चुके हैं। ये सुनते हुए क्वीन कहता है हाँ मुझे पता था, मैंने इसका अनुमान पहले ही लगा लिया था। और वो टकला कहता है उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाहती है कि एक बार जब आप पहाड़ों से बाहर चले जाए तो आपको अपने इंटरनल इंस्पेक्शन के साथ बैरियर नंबर 111 में चले जाना है और आपको परमिशन के बिना इसे छोड़ने की कोई भी अनुमति नहीं है। वे आपको हाउस अरेस्ट पर डाल रहे हैं। ये सुनते हुए क्वीन उससे कहता है हाँ मैं वैसे भी लंबे समय से बैरियर 111 पर वापस नहीं गया हूँ। लुओ युआन को बैरियर 119 से कॉल करो और उसे कहो कि लुओ लैंड की खोज करने के लिए कुछ लोगों को भेजो। ये सुनते हुए वो टकला काफी ज्यादा हैरान होता है और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं इसे टकला क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यह टकला है और साथ ही साथ मुझे इसका नाम भी नहीं पता। वो टकला कहता है कि ली के कंसोर्टियम के तहत यही बाधा है कि ली के कंसोर्टियम के तहत यही बैरियर है और लियू युआन के पास बैरियर के एडमिन के रूप में कोई भी अथॉरिटी नहीं है। तो ये सुनते हुए क्वीन उससे कहता है उसे ये बताओ कि अगर वो लुआन को नहीं ढूंढ पाता तो वो मारा जाएगा। सीन चेंज होता है, हमें बॉस लोगों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी खाना खा रहा होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है ये गरीब लोग अच्छे से जानते हैं कि इनको कैसे जीना है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे तो यहाँ पे रहना भी नहीं आता और यहाँ पे बहुत सारे मच्छर जो कि मुझे काट रहे हैं। और बॉस लुओ अपने एक सोल्जर से कहता है तांग जाओ पे जाओ और मेरे लिए कुछ मीठे आलू खरीद के लाओ। ये सुनते हुए वो सोल्जर कहता है क्या हम वहाँ पे जाके उनसे कुछ नहीं ले सकते। ये सुनते हुए बॉस लुओ एक मारता है उसे और उससे कहता है क्या तुम जानते हो कि टिंडर से उन लोगों को मारने के लिए मुझे पलक झपकने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक रेफ्यूजी है और उनसे कोई भी आलू छीनना ये काफी ज्यादा बेकार हो सकता है और अगर ये बात लोगों में फैल गई तो मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। और ये कहते हुए बॉस लुओ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में बॉस लोग को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल्जर से कह रहा होता है जल्दी जाओ और साथ ही साथ अपने साथ कुछ लोगों को भी ले जाओ और उन पर हमला मत करना, चुपचाप जाओ और खाना मांग के लाओ। तो ये सुनते हुए सोल्जर कहता है ठीक है मास्टर मैं भी चाहता हूँ और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। ये सब देखते हुए बॉस लोग अपने मन में कहता है चलो ठीक है, पहले मैं अपने पीढ़ी का हीरो हुआ करता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी मुझे देखना पड़ेगा कि जब मुझे खाना खाने के लिए किसी लोगों से भीख मांगनी पड़ेगी। कुछ समय बाद वो सोल्जर्स वापस आ जाते हैं और बॉस लोग से कहते हैं बॉस हम वापस आ गए, देखो हम लोग क्या लाए हैं। और बॉस लोग देखते हैं कि वो लोग अपने साथ मीठे आलू लेके आया है। तो ये देखते हुए बॉस लोग काफी ज्यादा खुश होता है। वो उस मीठे आलू को गिनने लगता है जो कि 1 2 3 4 5 होते हैं। उन मीठे आलू को गिनते हुए बॉस अपने लोगों को गिनता है जो कि कुछ लोग ही होते हैं। तो वो बॉस लुओ अपने सोल्जर से कहते हैं तो ठीक है हम सभी लोग आधे आधे इस आलू को खाएंगे, किसी को भी ज्यादा खाने की अनुमति नहीं है और घायल लोग अपने से पूरा खा सकते हैं। वैसे तेंग झो जाओ और इस आलू को पकाओ। तो ये सुनते हुए तेंग झो यानी कि वो सोल्जर वो कहता है ठीक है बॉस मैं अभी जाता हूँ और इनको पकाता हूँ। और ये कहते हुए तेंग झो चले जाता है और आग में उस आलू को पकाने लगता है। कुछ समय पकाने के बाद तेंग झो वापस आता है इस आलू को लेते हुए और बॉस लुओ से कहता है बॉस लुओ इसे लो और खाओ, मैंने इसे पका दिया है। तो ये सुनते हुए बॉस लुओ उसका आधा टुकड़ा करता है और आधा टुकड़ा तेंग झो को देता है और आधा टुकड़ा अपने पास रखता है। बॉस लुओ से कहता है या हम में से हर लोग के लिए आधा है, हम सभी को आधा आधा करना पड़ेगा। ये सुनते हुए तेंग झो से कहता है बॉस क्या आप श्योर है कि आप आधा खाएंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सुनते हुए बॉस लुओ से कहता है बस इसे लो और सावधानी से खाना, ये काफी ज्यादा गर्म है। और बॉस लुओ अपने सारे के सारे सोल्जर से कहता है मेरे पास तुम लोगों से बात करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं है, एक बार जब हम लोग बैरियर नंबर 119 पर पहुंच जाएंगे तो मैं हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और सभी को अच्छा खासा खाना भी खिलाऊंगा। बॉस लुओ काफी खुश होते हुए सभी लोगों से कहता है हम सब एक ही साथ ही जा रहे हैं और शायद हम लोग भविष्य में एक अच्छी लाइफ जिएंगे। ये सुनते हुए वो सारे के सारे सोल्जर भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ हमारी जिंदगी भी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। चेंज होता है, हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक औरत को मार रहा होता है। वो बहुत ही बुरी तरह चिल्लाते हुए उससे कहता है मैंने इन आलू को खोदा था और तुम इसे खाने के बाद इतना मासूम व्यवहार क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पति की बहुत समय पहले ही मौत हो चुकी थी, अगर मैं मदद करने के लिए नहीं आया होता तो तुमको क्या लगता है तुम जीवित
रह सकते थे तुम में मर जाते। और ये कहते हुए वो आदमी उस औरत को डांट रहा होता है। तो ये सुनते हुए वो औरत कहती है, अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि बैरियर नंबर 109 पे पहुंचने के बाद मैं तुमको सारे के सारे आलू लौटा दूंगी और उसके साथ सारे के सारे पैसे दे दूंगी, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये सुनते हुए वो आदमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उस औरत को मारते हुए कहता है, एक बार जब हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे तो तुम इसका भुगतान कैसे करोगी, तुम्हारे पास पैसे कैसे आएंगे। जब हम बैरियर नंबर 109 पे पहुंच जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, चलो मेरे साथ आओ। और ये कहते हुए वो आदमी उसको ले जा रहा होता है। सीन चेंज होता है हमें रैन और चैनवुडी को दिखाया जाता है। चैनवुडी ये सब देखते हुए काफी जोर से गुस्सा होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, ये सब मत करो, और भागते भागते उसके पीछे जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तो तुम ही हो वो पैसा जमा करने वाले जो कि इधर उधर भटक रहा है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहते हुए चैनवुडी उस बंदे पर हमला करता है, जिससे कि वो बंदा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। वो लेडी उस आदमी को उड़ाते हुए कहती है, हे तुमने इसे मारा क्यों, बाहर में जाओ, तुम यहाँ से दूर हो जाओ। तो ये सुनते हुए चैनवुडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उदास होते हुए रैन के पास आके बैठ जाता है। उसे देखते हुए रैन अपने मन में कहता है, ये आदमी सच में वास्तव में अभी आराम कर रहा है, अगर कोई है जिससे कि ये लड़ना चाहता है तो ये उसे एक डिमोनिक नाम दे देगा, क्योंकि एक मंकी किंग है तो ये डिमोन को हराने की कोशिश कर रहा है। और जन्हो चैनवुडी के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, मेरे डिसेबल, अगर तुम फ्यूचर में 200 डीमन से टकराते हो तो तुम क्या करोगे, क्या तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए एक अच्छा सा नाम है या नहीं। ये सुनते हुए चैनवुडी रैन से कहता है, मास्टर मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करे, मैं उस डीमंस के नामों का फिर से यूज कर सकता हूँ। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है, क्या तुम सच में डम हो या नहीं, क्या तुम इसका ढोंग कर रहे हो। मैंने सोचा कि तुम हर किसी डीमन का अलग अलग नाम रखोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। चैनवुडी रैन से कहता है, मास्टर मैंने पहले से ही उस आदमी को हरा दिया है, लेकिन फिर भी वो लेडी अभी भी उसे क्यों चाहती है, क्यों मैं उससे हार गया। और ये कहते हुए वो अपने मन में कहता है, क्यों, ऐसा इसलिए है शायद क्योंकि इंसान का नेचर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कुछ लोग तो बचाने के लायक भी नहीं होते। हाँ, इसे भूल जाओ, इसके बारे में ना बातें करना ही सबसे अच्छा है। खैर मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। तभी उसके पास वांग आते हुए कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम लोगों की बहुत ही ज्यादा परवाह करते हो। एक बार जब तुम तुम्हारे बिजनेस या फिर मेरे बिजनेस पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें इसके बारे में चिंता बहुत ही कम होगी। ये सुनते हुए चैनवुडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो उससे कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है। तो वांग से कहता है, तुम देखो, तुमने इसमें शामिल होने का चॉइस क्यों चुना जबकि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं था। तो ये सुनते हुए चैनवुडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वांग को मारते हुए उससे कहता है, हे तुम बेवकूफ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। और ये सब देखते हुए रैन, यान और साथ ही साथ सिस्टर लियू तीनों ही काफी जोर से हंस रहे होते हैं। तभी अचानक से जंजीरों की आवाज आने लगती है। ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी यान रैन से कहता है, ब्रदर ये आवाज कैसी है। तो ये सुनते हुए रैन से कहता है, चलो जल्दी चलो, हमें यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा अभी। और हम देखते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे वो मॉन्स्टर यानी कि वो टेस्ट सब्जेक्ट उन पर हमला कर देते हैं और वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा होते हैं। और साथ ही साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा ये चैप्टर काफी ज्यादा छोटा था एंड आगे के चैप्टर अब तक नहीं आई है, और जब आगे के चैप्टर आ जाएंगे तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।